वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 41। रूथ गौरी को घूर कर देखते हुए बोला, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। गौरी नजारे नीचे किए हुए बोली, मुझे जाना है। रूथ, कहाँ जाना है? तुम कहीं नहीं जा रही हो, बस थोड़ी देर में पास रुक जाओ ना, मैं तुमको सुबह से ढूंढ रहा था। बस एक नज़र देखने के लिए। ये सब रूथ बहुत प्यार से बोल रहा था। रूथ की बातों को सुन गौरी शांत हो जाती है और बस उसकी बातों में खो जाती है। गौरी को ऐसे शांत खड़े देख रूथ मुस्कुरा देता है और गौरी को देखने लगता है। रूथ गौरी के माथे को चूम लेता है और फिर उसके गालों को चूम लेता है। रूथ के ऐसा करने से गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी की आंखों को बंद देख रूथ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही गौरी जब आंखें बंद किए हुए थी तभी उसे को कल रात की सोनिया की सारी बातें याद आ जाती है। एक पिक्चर की तरह उसके आंखों के सामने घूमने लगती हैं। वो सब याद कर गौरी जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है। रूथ को हल्का सा धक्का दे देती है जिससे रूथ 2 कदम पीछे चला जाता है और गौरी को अजीब नजरों से देखने लगता है। गौरी तेज आवाज में दूर रही है मुझसे। गौरी की बातों को सुन रूथ गौरी के पास जाते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ सोना, तुम ऐसे घबरा क्यों गई? गौरी, मुझे जाना है, छोड़िए मुझे। रूथ, क्या हुआ बताओ तो, ऐसे क्यों कर रही हो? गौरी रूथ के सामने अपने हाथों को जोड़ देती है और बोली, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना है और प्लीज आप मुझसे दूर रही। ये सब गौरी एक सांस में बोले जा रही थी। गौरी की बातों को सुन रूथ की भौहें तन जाती है और अपने दांत को पीसते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे ये सब बोलने का रीजन पूछ रहा हूँ, ये क्या फालतू की बातों को बोल रही हो? रूथ कसकर गौरी की बाजुओं को पकड़ लेता है जिससे गौरी की आह निकल जाती है। गौरी रोते हुए, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र, इस दर्द की वजह तुम ही हो। इस वक्त रूथ की आंखें गुस्से से जल रही थी। रूथ के ऐसे देखने से गौरी डर जाती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर रूथ की पकड़ और मजबूत हो रही थी। गौरी, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये सब गलत है। रूथ गौरी को देखते हुए बोला, ओ रियली, अब तुम बताओगी मुझे कि क्या गलत है और क्या सही है? गौरी, देखिए, आप मुझे पसंद नहीं है और मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। गौरी की बातों को सुन रूथ का गुस्सा 7वें आसमान को छू लेता है। रूथ गुस्से में, ये तुम क्या बोल रही हो? गौरी रोते हुए, जो सही है वही बोल रही हूँ और आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं। गौरी की बातों को सुन रूथ गौरी को छोड़ देता है और खतरनाक तरीके से हंसने लगता है। रूथ को ऐसे हंसाते देख गौरी और भी ज्यादा घबरा जाती है। रूथ हंसाते हुए अचानक दीवार पर अपना हाथ मरता है जिससे रूथ की हाथ से खून निकलने लगता है। रूथ के ऐसा करने से गौरी रोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी अपने चेहरे पर हाथ रखकर तेज से रोने लगती है। रूथ बस एक टक गौरी को देख रहा था और गुस्से में बोला, अपनी आंखें खोलो और ये सब देखो, इसकी वजह तुम ही हो। अगर ये सब रोकना चाहती हो तो सच सच बताओ, ये सब तुम क्यों कर रही हो? और अगर तुम अभी भी नहीं बोलोगी तो फिर अब आगे आगे देखो होता है क्या। इतना बोल अपने हाथ को दोबारा दीवार पर मारने लागत है कि गौरी तेज आवाज में बोली, मैं बताती हूँ, आप ऐसा मत करिए। गौरी की आवाज को सुन रूथ रुक जाता है और टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, बस इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। तुमको समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इतना बोल रुद्र एक झटके में गौरी को खुद के पास करता है और उसके आंसुओं को अपने दूसरे हाथ से पोंछते हुए बोला, चलो अब चुप हो जाओ और अच्छे से सारी बात को बताओ। गौरी को आज पहली बार रुद्र से इतना डर लग रहा था। गौरी डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र गौरी के चेहरे को प्यार से देख रहा था और बोला, चलो अब बताना शुरू करो। गौरी सुसुक रही थी, पहले खुद को शांत करती है और बोली, वो रुद्र, वो क्या सोना, आगे बोलो, आई एम वेटिंग। गौरी बोली, सोनिया दीदी आपसे से कई सालों से प्यार कर रही है पर उनको आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है और जब से रूही आई है तो वो घबरा गई है कि कहीं आप अपने पहले प्यार। ये सब बोलते हुए गौरी अपनी नज़ारे नीचे कर लेती हैं। रुद्र गौर से गौरी के चेहरे को ही देख रहा था। गौरी आगे बोली, दीदी को लगता है आप फिर से रूही के पास चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने कल बहुत शराब पी थी और खुद को मारने की कोशिश भी कर रही थी और उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं आपको ये सब बता दूं और आपसे बोलूं कि आप भी दीदी से प्यार करें और रूही को भूल जाए। ये बोलते हुए गौरी नज़ारे उठाकर रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र भी गौरी को ही देख रहा था। रुद्र, अब तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं?
गौरी मुझे नहीं पता, पर मैं आपको इतना बोलूंगी, अगर आप रूही जी को प्यार करते हैं तो उन्हें मत छोड़िएगा। वो किसी वजह से आपसे दूर गई होंगी, पर वो आपके पास वापस आ गई है, इसका मतलब कि वो आपसे अभी भी बहुत प्यार करती है। पर मैं बस इतना बोल रही हूँ, आप जिससे भी प्यार करते हैं उसके साथ रहिए। इतना बोल गौरी रुद्र को आंखों में ही देख रही थी। रुद्र की काली आंखें गौरी को डूबने के लिए बहुत थी। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं रूही से प्यार करता हूँ? गौरी, तनु ने बताया है, और अब मुझे सब पता है। आप दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों की तो सगाई भी हो गई थी। रूही की किसी वजह से आपको छोड़कर चली गई थी, इसलिए आप गुस्से में घूमा करते थे। अब वह वापस आ गए हैं, इसलिए आप इतना खुश रहते हैं। ये सब बोलते हुए गौरी अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, मैं रूही से प्यार नहीं करता हूँ। गौरी, तो क्या आप सोनिया दीदी से प्यार करेंगे? गौरी की बातों को सुन रुद्र का चेहरा सख्त हो जाता है। रुद्र, मैं सोनिया से कभी भी प्यार नहीं करूंगा। क्योंकि? गौरी, क्यों? रुद्र, क्योंकि आई लव यू इडियट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब पहली बार तुमको देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। रुद्र की बातों को सुन गौरी शॉक थी। रुद्र अपने दिल को खोलकर गौरी के सामने रख देता है और गौरी को देखने लगता है। गौरी नजारे नीचे कर धीरे से बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। गौरी की बातों को सुन रुद्र के दिल में एक तेज दर्द होता है, पर वो अभी भी चुपचाप खड़ा था और गौरी को देख रहा था। गौरी आगे बोली, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरी दीदी बहुत अच्छी है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। एक बार आप उनके बारे में सोचकर देखिए, वो आपको पसंद आ ही जाएगी। थोड़ी सी वो जिद करती हैं, बाकी वो बहुत अच्छी है। गौरी की बातों को सुन रुद्र गुस्से में, तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। और अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करो या नहीं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। और एक बात, अगली बार मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना तो दूर ख्याल भी नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता है। इतना बोल रुद्र गौरी को छोड़ देता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। गौरी रुद्र को जाते हुए देखती है। आज पहली बार गौरी को रुद्र की धमकियों से डर लग रहा था। उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। यही सोचते हुए गौरी बाहर कमरे से बाहर आती है। गौरी कैंटीन जाती है जहां तनु उसका वेट कर रही थी। तनु गौरी को आता देखा दौड़कर उसके पास जाती है और बोली, यार तू कहाँ थी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। गौरी, तनु मुझे घर जाना है, अर्जेंट काम है। तनु, हाँ ठीक है, अपना बैग तो ले लो। गौरी, हाँ ठीक है। और जैसे ही अपना बैग लेने लगती है तनु गौरी के हाथ में लगा खून देख लेती और बोली, ये खून कहाँ से बह रहा? तुमको चोट लगी है क्या? तनु की बातों को सुन गौरी अपने हाथ को देखती है, उसमें खून लगा था। तब उसे ख्याल आता है कि रुद्र के हाथों से खून बह रहा था, उसी का ये खून है। तनु की बातों सुन गौरी, मैं ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना बोल बिना तनु की बातों को सुन गौरी वहां से रुद्र को ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद गौरी की नज़र रुद्र पर जाती है, जो एक बेंच में बैठा था। गौरी धीरे कदमों से रुद्र के पास जाने लगती है। तभी उसकी नज़र बगल में बैठी सोनिया पर जाती है, जो रुद्र के हाथ के खून को साफ कर रही थी और उससे चोट लगने की वजह पूछ रही थी। सोनिया को देख गौरी के कदम रुक जाते हैं और वो वहां से वापस आ जाती है। रुद्र के करीब सोनिया को देख गौरी को अच्छा नहीं लगता है। उसके आंखों से आंसू निकाल रहे थे, पर वो खुद को समझते हुए बोली, गौरी ये सब जो भी हो रहा है सब सही है, अब तुम बीच में मत पड़ना। क्या पता दीदी की अच्छाई को देख रुद्र जी भी उनसे प्यार करने लगे। यही सब सोचते हुए गौरी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और वहां से घर के लिए निकाल जाती है। यहाँ रुद्र को सोनिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ भी बोलकर सोनिया को सोचने का मौका नहीं देना चाहता था। इतने दिनों में उसे इतना पता चला गया था कि सोनिया कैसी है, इसलिए वो अभी सिर्फ गौरी पर फोकस करना चाहता था। रुद्र खड़े होकर कर, मैं ठीक हूँ, अब मुझे घर जाना है। सोनिया, हाँ ठीक है, तुम कहो तो मैं पार्थ को बोल देती हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। रुद्र, उसकी कोई जरूरत नहीं है और इस चोट के बारे में तुम किसी से कुछ भी मत बोलना। सोनिया, हाँ ठीक है। रुद्र अब वहां से चला जाता है। सोनिया रुद्र को जाते देखकर बोली, आज कुछ तो बड़ा हुआ है। रुद्र इतने गुस्से में तभी होता है जब कुछ उसके मन के खिलाफ हुआ हो। कभी गौरी ने रुद्र को सब बता दिया और उसके प्यार को ठुकरा दिया हो, इसलिए रुद्र इतने गुस्से में हो।
अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी और गौरी को अपनी और रूथ की लाइफ से बाहर करना होगा। जब गौरी होगी नहीं तो रूथ भी उसे भूल जाएगा जैसे रूही को भूला है। वो तो मैं थी जिसने रूही का ब्रेन ब्रोस कर उसे यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया था, और अब मैं वही गौरी के साथ करूँगी। और गौरी तो मेरी मुट्ठी में ही है। अब सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है। इतना बोल सोनिया एक शातिर स्माइल करती है। चैप्टर 42। ये सब सोचते हुए सोनिया खुश हो रही थी। वही रूथ गुस्से में अपने घर चला जाता है। उसे गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ गौरी घर आकर अपने रूम चली जाती है और बैग पर लेटकर रोने लगती है। आज जो भी हुआ वो सब सोचकर गौरी बस रोए जा रही थी। इस तरह रोते हुए कब गौरी की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। और अब शाम हो गई थी। अब महेंद्र जी और सरिता जी घर आ गए थे। महेंद्र जी बहुत गुस्से में थे। सरिता उन्हें शांत कर रही थी, पर वो गुस्से से जल रहे थे। सोनिया घर आती है और महेंद्र जी को गुस्से में देख बोली, पापा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? महेंद्र जी, गौरी को बुलाकर लाओ फिर बताता हूँ। सोनिया, हाँ ठीक है, और गौरी को लेने उसके कमरे में आती है, पर गौरी गहरी नींद में सो रही थी। सोनिया गौरी को सोते हुए देख मुस्कुराते हुए बोली, सो लो, आज तुम्हारी सुकून की आखिरी नींद है, इसके बाद तुम्हें ये नींद कभी नहीं मिलेगी। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। सोनिया तेज आवाज में, गौरी उठो। सोनिया की आवाज सुन गौरी डर कर उठ जाती है और बोली, क्या हुआ दीदी? सोनिया, वो पापा तुमको बुला रहे हैं। तुमने कुछ किया है क्या? वो बहुत गुस्से में है। गौरी सोचते हुए, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया है। सोनिया, मुझे भी पता नहीं है, चलो बाहर आ जाओ। गौरी को अब डर लग रहा था। गौरी धीरे से बोली, आप चलिए मैं आ रही हूँ। सोनिया, हाँ ठीक है, और बाहर चली जाती है। महेंद्र जी कहाँ है वो? सोनिया सो रही थी, पापा आ रही है। महेंद्र जी अब कुछ नहीं बोलते हैं और गौरी का वेट करने लगते हैं। गौरी थोड़ी देर में कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि महेंद्र जी सोफे में बैठकर उसे घूर कर देख रहे थे। वही अगल बगल सरिता जी और सोनिया खड़ी थी। गौरी को अब बहुत डर लग रहा था। गौरी डरते हुए धीरे धीरे कदमों से आती है और बोली, पापा जी आपने मुझे बुलाया? महेंद्र जी तेज आवाज में, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए। ये सब सुन गौरी रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने क्या किया है? महेंद्र जी, तुमने अपना मुंह काला किया। मैं तुमको ट्रिप सोनिया के लिए भेजा था, पर तुम वहां लड़कों को पटाने गई थी। महेंद्र जी के मुंह से ये सब सुन गौरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि महेंद्र जी ये सब क्या बोल रहे हैं। गौरी, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। महेंद्र जी, तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। महेंद्र जी अपना मोबाइल निकाल कुछ फोटो गौरी के सामने करते हैं, जिसमें गौरी का चेहरा साफ दिख रहा था पर लड़के का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। फोटो को देख गौरी शॉक हो जाती है। वही सोनिया सरिता जी को देख एक शातिर स्माइल करती है। गौरी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोली, पापा ये ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। महेंद्र जी, तुम मुझे इतना बताओ, ये तुम हो या नहीं? गौरी, मैं आपको समझा सकती हूँ। महेंद्र जी गुस्से में, हाँ या नहीं? गौरी, हाँ ये मैं हूँ, पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। महेंद्र जी, बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ इससे आगे कुछ भी नहीं सुनाना है और ना कुछ जानना है। मैंने सोच लिया है, अब मैं तुमको बहुत समझा चुका हूँ और तुम नहीं सुधरने वाली हो। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी सरिता जी के सौतेले भाई के बेटे से कराने के बारे में सोच लिया है। वो बहुत दिनों से मुझे तुम्हारा हाथ मांग रहे थे, पर मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा तुमको पढ़ना है, पर तुमको तो पढ़े के अलावा बाकी सब करना है। इसलिए अब तुम्हारे और हमारे लिए यही अच्छा होगा कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। इसलिए तुम्हारे पेपर के बाद तुम्हारी शादी है और इस बार कोई नखरे नहीं करना, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। इतना बोल महेंद्र जी वहां से चले जाते हैं। गौरी रोते हुए बोली, पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। गौरी बोले जा रही थी, पर उसकी कोई सुने वाला नहीं था। सरिता जी वहां से चली जाती हैं। सोनिया गौरी को देखकर बोली, ये सब तुमने क्या किया गौरी? अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है। गौरी सोनिया का हाथ पकड़कर, दीदी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप सब गलत समझ रहे हैं। सोनिया, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, पर अब पापा को ये बात कोई नहीं समझा सकता है। मुझे माफ करना गौरी, मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। इतना बोल सोनिया भी वहां से चली जाती है। गौरी को समझा ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही सब क्यों हो रहा है। अब गौरी अपने कमरे में चली जाती है
और बैग में लेट जाती है और अपने समाने रखे शिव जी की फोटो को देख बोली, भगवान जी ये सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। भगवान जी मुझे इस बार बचा लीजिए, मुझे उस राक्षस से शादी नहीं करनी है। यही बोलते हुए गौरी रोए जा रही थी। इस तरह रात गुजार जाती है। सुबह हो जाती है। गौरी अभी भी नहीं उठी थी। तभी सरिता जी की आवाज़ आती है। लगता है महारानी अब कुछ नहीं करने वाली, सारा काम हमें ही करना होगा। सरिता जी की आवाज़ बहुत तेज थी, जिसे सुन गौरी उठ जाती है, जल्दी से बाहर आती है और बोली, माँ मैं अभी सारा काम कर रही हूँ। इतना बोल काम करने लगती हैं। तभी महेंद्र जी आते हैं और एक नज़र गौरी को देखते हैं और बोले, आज से मैं इसके हाथ का बना कुछ भी नहीं खाऊंगा, इसलिए मेरे लिए सरिता तुम बनाओगी। सरिता जी ठीक है, जैसा आपको सही लगे। इतना बोल वो फिर से खाना बनाने लगती हैं। वही गौरी एक किनारे खड़ी हो जाती हैं। सोनिया माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। सरिता जी हाँ ठीक है, अच्छे से जाना। सोनिया ओके माँ। इतना बोल सोनिया वहाँ से चली जाती है। गौरी का आज कॉलेज जाने का मन नहीं था और वैसे भी उसके कल से पेपर शुरू थे, इसलिए वो आज कॉलेज नहीं जाती है। यहाँ कॉलेज में तनु गौरी का वेट कर रही थी साथ में पढ़ने के लिए। अब काफ़ी टाइम हो जाता है पर गौरी नहीं आती है। तनु उदास होकर कैंटीन चली जाती है। यहाँ रूथ भी गौरी को देखने के लिए यहाँ से वहाँ घूम रहा था, पर उसे गौरी कहीं नहीं दिखती है। तभी वो कैंटीन में तनु को बैठा देखता है। तनु के पास जाते हुए बोला, गौरी कहाँ है। रूथ की आवाज़ सुन तनु एक पल के लिए घबरा जाती है। तनु खड़ी होती है और बोली, लागत है आज वो कॉलेज नहीं आई है। रुद्र पर क्यों गौरी, मुझे नहीं पता सर, उसके पास फ़ोन भी नहीं है कि मैं उससे कुछ पूछ लूँ। रुद्र अब कुछ नहीं बोलता है और जाने लगता है। तभी रुककर तनु को घूरते हुए बोला, तुमने गौरी से मेरे लिए क्या उटपटांग बातें की है। तनु मैं कुछ नहीं बोला है। रुद्र मेरे और रूही के बारे में, हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए बेकार की बातें उसके दिमाग में डालना बंद करो। रुद्र की बातों को तनु डर जाती है और बोली, सॉरी सर। रुद्र सख्त नज़रों से तनु को देखता है और वहां से चला जाता है। तनु अब जाकर चैन की सांस लेती है और बोली, यार मुझे तो ये सब बता गया था, मैंने थोड़ी अपने से कुछ भी बोला है। रुद्र सर सच में बहुत अजीब है। इतना बोल अपना बैग उठाकर अपने घर चली जाती है। यहाँ रुद्र गुस्से में, गौरी कब तक तुम मुझसे भाग सकती हो, तुमको आना तो मेरे पास ही है, बस कुछ दिन। तभी पीछे से पार्थ रुद्र के पास आता है और बोला, रुद्र आजकल तुम कहाँ बिजी रहते हो। रुद्र कहीं नहीं, वो कुछ सोच रहा था, इसलिए तुम्हारा आवाज नहीं सुनी। वैसे कल से एग्जाम शुरू है और तुम यहाँ। पार्थ हाँ कुछ बुक लेने आया था और तू दिख गया। वो माँ की तबीयत खबर है ना, तो घर में रहना पड़ता है। रुद्र हाँ मुझे पता है, मैं भी आने ही वाला था। पार्थ तो कोई बात नहीं, चलो साथ में चलाते हैं। रुद्र हाँ ठीक है, चलो चलाते हैं। इस तरह अगले दिन से सभी के पेपर स्टार्ट थे, इसलिए सभी अपने पेपर में बिजी थे और आज पेपर का पहला दिन था। सभी क्लास में जल्दी आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। गौरी थोड़ा लेट थी पर पेपर बांटने से पहले आ जाती है। तनु गौरी को देख खुश हो जाती है और अब सभी अपना अपना पेपर दे रहे थे। 3 घंटे बाद पेपर खत्म हो जाता है। गौरी अपनी कॉपी देकर घर चली जाती है। तनु गौरी को हर जगह ढूंढ रही थी पर उसे गौरी कहीं नहीं मिलती है। रुद्र भी पेपर देने के बाद गौरी को देखने आता है पर गौरी उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। रुद्र को गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो अभी उसे परेशान नहीं करना चाह रहा था पेपर की वजह से, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इस तरह अब सभी पेपर के दिन गौरी ऐसा ही कर रही थी, ना वो किसी से मिलती थी ना ही बात करती थी। और अब सभी पेपर हो जाते हैं फिर भी गौरी कॉलेज नहीं आ रही थी। अब तो तनु, पार्थ और रुद्र को टेंशन हो रही थी कि गौरी ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ रुद्र गौरी को देखने के लिए तड़प रहा था। रुद्र सोनिया को कॉलेज में ढूंढता है पर उसे पता चलता है कि आज सोनिया कॉलेज नहीं आई है। रुद्र पार्थ को देखकर बोला, पार्थ चल हमें कहीं चलना है। पार्थ कहाँ जाना है। रुद्र पहले चल, रास्ते में बताऊंगा। पार्थ अच्छा ठीक है। तनु दोनों को जाते देख पूछना चाहती थी पर उसे रुद्र से डर लग रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। रुद्र और पार्थ वहां से चले जाते हैं। रुद्र गाड़ी चला रहा था। पार्थ रुद्र को देखकर अब बताएगा हम कहाँ जा रहे हैं। रुद्र ड्राइव करते हुए बोला, हम सोनिया के घर जा रहे हैं, गौरी से मिलने। पता नहीं क्यों आज मुझे उससे मिलना जरूरी है, कुछ तो गड़बड़ हो और अब मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दे सकता हूँ जिससे वो मुझसे दूर जाए। रुद्र की बातों को सुन पार्थ अब कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर में सोनिया के घर के सामने रुद्र की कार रुकती है। घर में पहले से 2 कार खड़ी थी
पार्थ लगता है मेहमान आए हैं। हमारा ऐसे अचानक जाना सही है। रूथ सही गलत मुझे नहीं पता, मैं अंदर जा रहा हूँ। पार्थ अच्छा ठीक है, साथ में चलाते हैं। रूथ हाँ चलो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं। 2 औरत और 3 आदमी बैठे थे, वही उनके सामने गौरी सज धज कर बैठी थी। ये सब देख रुद्र का दिमाग खराब हो रहा था। वही पार्थ अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। रुद्र अंदर जाता है और बोला, ये सब क्या हो रहा है? रुद्र की आवाज को सुन सोनिया और सरिता जी, महेंद्र जी रुद्र और पार्थ को देख रहे थे। रुद्र की आवाज को सुन गौरी नजरें उठाकर रुद्र की आंखों में देखती है, जिसने उसे गुस्सा दिख रहा था, जिसे देख गौरी घबरा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। महेंद्र जी खड़े होकर, रुद्र बेटा तुम यहाँ। रुद्र महेंद्र जी की बातों को इग्नोर कर गौरी को देखते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? रुद्र की तेज आवाज को सुन एक पल को सभी डर जाते हैं। चैप्टर 43। महेंद्र जी वो ये सब गौरी के रिश्ते की बात चल रही थी। बस ये गौरी के देखने के लिए आए। तुम्हारा यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? महेंद्र जी की बातों को सुन रुद्र की मुट्ठी तान जाती है और वो घूरकर गौरी को देखता है और बोला, ये सब गौरी की मर्जी से हो रहा है। महेंद्र जी हाँ बेटा, गौरी ने हाँ भी कर दी है। महेंद्र जी की बातों को सुन रुद्र नफरत से गौरी को देख रहा था और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। पार्थ गौरी को देखता है जो रुद्र को जाते हुए देख उदास हो जाती है। पार्थ को पता नहीं पर यह सब कुछ भी सही नहीं लगता है। वो एक नज़र गौरी को देखता है और वो भी रुद्र के पीछे चला जाता है। वही गौरी रुद्र को जाते हुए देख उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो रुद्र को रोकना चाहती थी पर उसे डर था कहीं वो रुद्र को रोककर कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो चाहकर भी रुद्र को नहीं रोकती हैं और उसे जाने देती हैं। महेंद्र जी सोनिया को देखकर, तुम गौरी को अंदर लेकर जाओ। सोनिया हाँ में सिर हिला देती है और गौरी को खड़ा कर उसे अंदर ले जाती है। गौरी बार बार दरवाजे को तरफ देखती है। सोनिया गौरी को देखकर, वो नहीं आएगा, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। वो रुद्र, उसका गुस्सा महादेव के जिसे से कम नहीं है। जब उसे गुस्सा आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है और जो उसका विश्वास तोड़ता है उसे कभी पीछे मुड़कर देखता भी नहीं है। इसलिए तुम भूल जाओ कि रुद्र कभी तुम्हारे पास वापस भी आएगा। इतना बोल सोनिया उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। वहीं सोनिया की बातों को सुन गौरी को रोना आ रहा था। गौरी अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है और रोने लगती है। वहीं रुद्र गुस्से से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। पार्थ भी दौड़कर आता है और रुद्र के बगल में बैठ जाता है। रुद्र गाड़ी को तेज स्पीड में भागा रहा था। पार्थ चुपचाप बैठा था। तभी एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकती है। रुद्र बाहर आता है और तेज से चिल्लाते हुए बोला, गौरी तुमसे ऐसा क्यों किया? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने अभी तक रुद्र का प्यार देखा है, अब तुमको रुद्र सिंह राठौड़ की नफरत देखना। और मेरा वादा है, जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा तुम तड़पोगी। ये सब बोल रुद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है। रुद्र की बातों को सुन पार्थ गुस्से में, रुद्र ये तुम क्या बोल रहे हो? गौरी एक 20 साल की मासूम सी बच्ची है, उसे सही गलत की समझ नहीं है, पर तू तो एक समझदार लड़का है और तू ऐसे सनक भरी बातें कर रहा था। ये सब जो भी हो रहा है गौरी खुद नहीं करना चाहती है, पर उसे ये सब झेलना पड़ रहा है और तुम भी उसके साथ यही करना चाहते हो जो वो सब कर रहे हैं। पार्थ की बातों को सुन रुद्र गुस्से में, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? पार्थ जो सच है वही बोल रहा हूँ। रुद्र साफ साफ बोलोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पार्थ तो मेरी बातों को ध्यान से सुन और उसे समझा। गौरी जो भी कर रही है वो सब वो खुद करना नहीं चाहती है, बल्कि वो सब उससे करवाए जा रहा है। रुद्र कौन करवा रहा है? और तुमको लगाता है कोई अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? पार्थ कर सकते हैं क्योंकि गौरी सरिता आंटी की बेटी नहीं है। पार्थ की बातों को सुन रुद्र शौक होकर पार्थ को देखने लगाता है और बोला, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? पार्थ मैं सच बोल रहा हूँ। गौरी उनके बेटी नहीं है, बल्कि गौरी मेरी सगी बहन है। गौरी राजपूत, पार्थ राजपूत की बहन है। ये सब बोलते हुए पार्थ की आंखों में आंसू थे। रुद्र पार्थ को देखते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? पार्थ मेरी माँ और महेंद्र राजपूत ने भागकर शादी की थी। माँ के घर वाले उनके शादी के खिलाफ थे। मेरे नानू और नानी को महेंद्र राजपूत पसंद नहीं थे, पर माँ उसने बहुत प्यार करती थी। एक दिन माँ उनके साथ भागकर शादी कर लेती है। इस सब से नानू इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो माँ से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। पर माँ अपनी लाइफ में खुश थी, सब अच्छे से बीत रहा था
और माँ की लाइफ में मैं आता हूँ। मेरे जन्म से माँ और पापा एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करने लगाते हैं। सब अच्छा चल रहा था। इस तरह 1 साल और बीत जाता है। तभी एक दिन माँ को पता चलता है कि महेंद्र राजपूत की पहले भी शादी हो चुकी थी। बच्चे नहीं होने की वजह से उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और मेरी माँ से दूसरी शादी की थी। ये सब जानने के बाद माँ उनके साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाह रही थी। पर महेंद्र राजपूत माँ को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब ये बहस लड़ाई में बदल जाती है। जो भी लड़ाई घर का नियम बन गया था। तभी एक दिन माँ को ये भी पता चला कि महेंद्र राजपूत की पहली पत्नी से उनकी एक बेटी है और वो उनसे चोरी चोरी मिलाने भी जाते हैं। 1-2 बार दोनों को साथ में मैंने और माँ ने अपनी आंखों से देखा है। ये सब देखने बाद माँ को लगाता है कि महेंद्र राजपूत अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर मुझे और माँ को अलग कर देंगे। उस समय माँ के पेट में गौरी थी। माँ का 9 महीना चल रहा था। माँ ने सोचा था इस बच्चे को जन्म देकर वो महेंद्र राजपूत को छोड़ देंगी और मुझे और उस बच्चे को लेकर महेंद्र राजपूत से दूर चली जाएंगी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन माँ पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और माँ सीढ़ी से गिर जाती है। माँ हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि सीढ़ी से गिराने से बच्चे की मौत हो गई है और माँ को बचा लिया गया है। ये सब जानने के बाद माँ अब एक पल के लिए उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो वही हॉस्पिटल से मुझे लेकर भाग जाती है। और इन सब में माँ की दोस्त यानी तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत मदद की थी और माँ ने अपना नाम अपनी पहचान बदलकर यहाँ रहने लगी थी। रूथ, ये सब सुनने के बाद तो तुमको कैसे पता चला कि गौरी तुम्हारी बहन है? चैप्टर 44। पार्थ, जब मैंने पहली बार गौरी को देखा था तभी वो मुझे अपनी से लगी थी और जब तुमने गौरी और रेहान के बारे में पता करने को बोला तब मुझे गौरी के पिता यानी महेंद्र राजपूत का नाम दिखा और फिर मैंने बारीकी से छानबीन की। तब मुझे पता चला कि गौरी मेरी बहन है और उस समय हमसे झूठ बोला गया था कि गौरी मार चुकी है। फिर मैंने ये सब माँ को बताया। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और मैंने माँ से वादा किया है कि मैं गौरी को उनके पास वापस लाऊंगा। और आज मैंने अपनी आंखों के सामने महेंद्र राजपूत को देखा। आज भी वो उतने ही बेशर्म हैं जितने कई साल पहले थे। पहले उन्होंने मेरी और माँ की लाइफ बर्बाद कर दी और आप गौरी की बर्बाद करने में लगे हैं। ये सब बोल पार्थ का दिल हल्का हो गया था। रूथ, तो अब तू क्या करेगा? पार्थ, पता नहीं यार, कोई वजह ही नहीं है गौरी को अपने पास लाने की और इतने सालों बाद मैं ऐसे अचानक जाकर ये सब गौरी से नहीं बोल सकता हूँ। पता नहीं वो मेरी बात को मानेगी भी या नहीं, बस यही सब सोचकर परेशान हो रहा हूँ। रूथ पार्थ के कंधे में हाथ रखते हुए, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरा साथ दे तो गौरी हमेशा के लिए हमारे पास आ सकती है और फिर चाहे गौरी खुद चाहे तो भी वो उनके पास वापस नहीं जा सकती है। पार्थ, कैसा प्लान? रूथ टेढ़ी स्माइल करते हुए, ये तो तुझे बाद में पता चलेगा। बस तू इतना बता, तुम मेरे साथ हो या नहीं? पार्थ, अगर गौरी हमेशा के लिए मेरे पास आ रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रूथ, तो ठीक है, अब तू परेशान मत हो, अब सब ठीक होने वाला है। पार्थ कुछ नहीं बोलता है। वही रूथ वापस कार में बैठ जाता है। पार्थ भी उसके बगल में बैठ जाता है। पार्थ रूथ को देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना? रूथ, हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलाते हैं। इतना बोल दोनों वहां से निकाल जाते हैं। रूथ पार्थ को एक नज़र देखते हुए बोला, मुझे कल गौरी क्या कर रही है उसकी पूरी जानकारी चाहिए। पार्थ, ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, बस इतना पता है गौरी कल शिव मंदिर जरूर जाएगी क्योंकि वहां शिव और पार्वती का विवाह कराया जा रहा है। लड़कियों का कोई व्रत है, बस इतना ही पता है। रूथ, इतना काफी है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। यहाँ पार्थ को एहसास था कि रूथ कुछ खतरनाक सोच रहा है, पर उसे पता था कि रूथ जो भी करेगा सोच समझा के करेगा। यहाँ गौरी सरिता जी के पास जाती है और बोली, आपने कहा था कि मैं आपकी बात को मानूंगी, तो आप मेरी शादी को रोक देंगी और पापा को भी माना लेगी? सरिता जी, हाँ ठीक है, मैं सब देख लूंगी, अभी के लिए तुम शांत रहो। 4 दिन बाद तुम्हारी सगाई की डेट निकली गई है, तब तक मैं तुम्हारे पापा से बात कर सगाई को रोक दूंगी, तुम परेशान मत हो। सरिता जी की बातों को सुन गौरी सुकून की सांस लेती है और अपने रूम चली जाती है। गौरी को जाते हुए देख सरिता जी मुस्कुरा देती है और बोली, एक तो इतनी मुश्किल से तू हमारे जिंदगी से निकल रही है और मैं पागल हूँ कि तुझे रोकूंगी। इतना बोल अपनी चाय पीने लगती है। यहाँ रूथ अपने घर में हॉल में बैठकर छत की तरफ देखता है और बोला, गौरी, आज जो भी तुमने किया है उसकी सजा तुमको मिलकर रहेगी।
और तुम्हारी सजा है कि अब तुमको अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम करनी होगी। इतना बोल रुद्र का चेहरा सख्त हो रहा है। इन्हीं सब के बीच आज की रात निकाल जाती है। गौरी सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर के काम करती है और मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। गौरी ने आज मारूम कलर का सिंपल लहंगा चुनरी पहने हुई थी। बालों को खुला छोड़ रखा था। चुनरी के एक कोने के आंचल कमर में खोंस लिया था, जिससे गौरी की पतली गोरी कमर दिखाई दे रही थी। हाथों में चूड़ी, कानों में थोड़े बड़े झुमके, माथे में एक छोटी सी बिंदी जो गौरी की सुंदरता को बढ़ा रही थी। आज गौरी बहुत प्यारी लग रही थी। कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। गौरी अब घर से निकालकर मंदिर जाती है। यहाँ रुद्र मंदिर में इधर से उधर घूमकर गौरी का वेट कर रहा था। अब काफी टाइम आ गया था। रुद्र को गुस्सा आ रहा था, फिर भी वो गौरी का इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद गौरी मंदिर आ जाती है और सीढ़ी से ऊपर चढ़ती है। तभी उसकी नज़र रुद्र पर जाती है, जो मंदिर की चौकाहट पर बैठा हुआ था और एकटक उसी को देख रहा था। गौरी रुद्र को देख अपनी आंखें नीचे कर लेती है और धीरे धीरे कदमों से मंदिर के अंदर जाती है। गौरी को जाता देख रुद्र भी उसी के साथ चलना लगता है और जाकर गौरी के बगल में खड़ा हो जाता है। अपने बगल में रुद्र को देख गौरी घबरा जाती है। वही रुद्र बस गौरी को देखे जा रहा था। गौरी पूजा करने लगती है। तभी पंडित जी बोले, थोड़ी देर में शिव जी और माता का विवाह होने वाला है, इसलिए सभी इस मनोहर दृश्य को देखें और आनंद ले। गौरी वहां से जाने लगती है। तभी रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। गौरी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मुझे छोड़िए और जाने दीजिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को घूरते हुए, बहुत हुआ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी करेगी। गौरी, मैंने क्या किया है? रुद्र, तुमने शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला? गौरी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है और ये सब पापा जी कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। रुद्र, पर हाँ तुमने बोला है। और क्यों बोला है, मुझे अभी बताऊं। गौरी, मैं आपको क्यों बताऊं? मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है और आप किस हक से ये सब पूछ रहे हैं? आप मुझसे दूर रहिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र की भौहें तन जाती है और वो गौरी को घूरते हुए बोला, हक और रिश्ते की बात कर रही हो तो ठीक है, चलो आज मैं तुमको बता ही देता हूँ कि तुमसे मेरा क्या रिश्ता है और क्या हक है। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़कर उसे मंडप के पास ले जाता है। गौरी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रुद्र गौरी की बातों को इग्नोर कर देता है और गौरी को ले जाकर मंडप के पास छोड़ देता है, जिससे गौरी नीचे गिर जाती है। रुद्र पंडित को घूरते हुए, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। पंडित जी, पर ऐसे कैसे? रुद्र गुस्से में, मैंने कहा मंत्र पढ़िए। गौरी उठाने को होती है कि रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचकर उसे बैठा देता है। गौरी रो रही थी और बोले जा रही थी, आप ऐसा मत करिए, ये सब गलत है। पर रुद्र उसकी एक भी नहीं सुनता है। पंडित जी मंत्र पढ़ाने लगाते हैं। इस तरह शादी की रस्में शुरू हो रही थी। पंडित जी, आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाए। रुद्र खड़ा हो जाता है और एक झटके में गौरी को खींचकर खड़े कर लेता है और इस तरह से फेरे लेने लगता है। गौरी अपना हाथ छुड़ा रही थी, पर रुद्र उसे और कसकर पकड़ लेता है। इस तरह रुद्र 7 फेरे पूरे करता है और फिर बैठ जाता है। गौरी सभी को देख रही थी कि शायद को उसकी मदद करें, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। रुद्र सिंदूर को लेकर गौरी की मांग में भर देता है। गौरी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखती है और अब गौरी शांत हो जाती है। ना वो खुद को छुड़ा रही थी और ना ही उठने को कोशिश कर रही थी। गौरी को शांत देख रुद्र उसके हाथ को छोड़ देता है और अब उसके गले में मंगलसूत्र पहना देता है। गौरी बस रुद्र को देख रही थी। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है और बोला, तो तुमने रिश्ता पूछा था, तो सुनो, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ और अब मैं तुम पर पति होने के सारे हक जताकर तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, इसलिए अब ये सवाल दोबारा मत पूछना, मैं वाइफ। इतना बोल गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे ले आता है और अपनी कर के पीछे की सीट में बैठा देता है। गौरी अभी भी चुप थी। रुद्र गौरी के बगल में बैठ जाती है और गाड़ी का पटिशन चालू कर देता है। ड्राइवर सामने बैठा था। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? रुद्र गौरी को खींचकर अपने गोद में बैठा लेता है और उसके आंसू को पोंछकर बोला, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों बोला था? गौरी, मैंने हाँ नहीं बोला था। माँ वैसे भी शादी को रोकने वाली थी, बस उन्होंने किसी से बताने से मना किया था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी। अब पापा मुझसे और नाराज हो जाएंगे, मैं अब क्या करूंगी? इतना बोल गौरी रोने लगती है।
रुद्र गौरी को घूर कर देख रहा था और मन के ये लड़की सच में अजीब है। मुझसे शादी करने के लिए लड़कियां तड़पती है और ये पागल रो रही है। इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। गौरी, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। रुद्र गुस्से में आज तो बोल दिया, दोबारा मत बोलना वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। गौरी, पापा नहीं मानेंगे। रुद्र, मुझे फर्क नहीं पड़ता है और अब से तुमको भी किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अब तुमको सिर्फ मुझ पर ध्यान देना चाहिए, समझी तुम। गौरी को बहुत डर लग रहा था। उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात थे। वही रुद्र गौरी के मान के सिंदूर और गले के मंगलसूत्र को देख खुश हो रहा था और गौरी को सीने से लगाते हुए बोली, आखिरकार तुम मेरी हो ही गई। कल तुमको किसी और के समाने बैठा देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर दिल मेरा जल रहा था। एक पल को तो ऐसा लगा कि तुमको वहां से उठाकर अपने पास ला लूं, पर मुझे पता था तुम ऐसे मेरे साथ नहीं चलोगी। इतना बोल रुद्र शांत हो जाता है। वही गौरी डरते हुए धीरे से बोली, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जा सकती हूँ। अभी के लिए मुझे मेरे ही घर जाना है। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को थोड़ा दूर करते हुए बोला, नहीं, आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। गौरी, प्लीज अभी के लिए मुझे जाने दीजिए। गौरी बहुत दुखी होकर बोल रही थी, आपको जो भी करना था आप कर चुके हैं और अब मेरी भी एक बात को मान लीजिए, मैं ऐसे बिना बताए अपने घर से नहीं जाना चाहती हूँ। रुद्र का मन गौरी की बातों को मानने का नहीं था, पर वो अभी गौरी को थोड़ा वक्त भी देना चाहता था। रुद्र, हाँ ठीक है, सिर्फ 4 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, तुम अपने पापा को सब बताकर मेरे पास आ जाओगी। गौरी अभी के लिए हाँ बोल देती है। उसे पता था रुद्र से किसी बात में बहस करना बेकार था, उल्टा उसी को प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब उसने चुप रहना सही समझा। आज जो भी हुआ उसके बाद गौरी निशब्द थी। रुद्र गौरी की कमर पर अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे खुद के करीब करते हुए उसके कंधे पर अपने होठों को रख देता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी सहम जाती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। रुद्र गौरी के कान के पास अपने होठों के ले जाते हुए बोला, इतने दिनों से तुमसे दूर था, बस तुमको अपने पास महसूस कर सुकून मिल रहा था। मुझे इतना बोल गौरी को अपने सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 45। रुद्र को सुकून था कि गौरी अब उसकी है। वही गौरी को डर लग रहा था कि अगर ये सब पापा और सोनिया दीदी को पता चल जाएगा तो वो क्या करेगी। यही सब सोच गौरी परेशान थी। गौरी एक नज़र रुद्र को देखती है और धीरे से बोली, मुझे घर जाना है। रुद्र, चली जाना, बस थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। गौरी, नहीं, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। रुद्र गौरी से दूर हो जाता है और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, क्या तुमको मेरा साथ पसंद नहीं है। रुद्र ये सब बोलते हुए गौरी की आंखों में देख रहा था। गौरी अपनी नजरें नीचे कर लेती है और बोली, आपने मुझे 4 दिनों का वक्त दिया है तो प्लीज इन 4 दिनों के लिए मुझे मेरे घर में छोड़ दीजिए। गौरी की बातों को सुन रुद्र इरिटेट हो जाता है और पार्टीशन को हटाते हुए तेज आवाज में बोला, गाड़ी को स्टार्ट कर, मैं मैडम के घर ले चलो। ड्राइवर, ओके सर। इतना बोल गाड़ी को चालू कर तेज रफ्तार में बढ़ा लगता है। वही गौरी अभी भी डरी सहमी बैठी थी। रुद्र एकटक गौरी को ही देख रहा था। अब दोनों खामोश थे। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी गौरी के घर के सामने रुकती है। ड्राइवर सर, मैं का घर आ गया। गौरी जल्दी से गेट खोल बाहर जाने लगती है, तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर बोला, 4 दिन है तुम्हारे पास, ये बात याद रखना, वैसे भी मैं भूलने नहीं दूंगा। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र चाहता था गौरी उसके पास थोड़ी देर और रुक जाए, पर गौरी रुद्र को देखे बिना जल्दी से कार से उतर जाती है। गौरी अपने माथे और गले को चुनरी से ढकती है और अंदर चली जाती है। रुद्र गौरी को जाते हुए देख मुस्कुरा देता है और अपने जज्बात को इस तरह बयां करता है, एक समुंदर है जो मेरे काबू में है, एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता, कुछ वक्त है जो गुजारना है उसके बेगार, एक लम्हा है जो मुझे गुजारा नहीं जाता। थोड़ी देर में गौरी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। रुद्र गेट को बंद कर अभी भी उधर ही देख रहा था कि शायद गौरी एक बार उसे मुड़कर देखेगी, पर गौरी उसे देखे बिना अंदर चली जाती है। रुद्र रास्ते को देखते हुए बोला, ड्राइवर चलो। इतना बोल गाड़ी की खिड़की को बंद कर लेता है और वहां से चला जाता है। तभी गौरी गेट के पीछे से रुद्र की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। गौरी की आंखों में आंसू थे। गौरी अब दौड़कर अपने रूम चली जाती है। इस वक्त घर में कोई नहीं था। गौरी जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने ऊपर से चुनरी को हटा देती है और खुद को देखने लगती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र को देख गौरी रोते हुए बोली,
ये सब क्या हो गया है? अब मैं क्या करूंगी? अगर दीदी को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी? और रुद्र को मेरे बारे में पता चला तो क्या वो मुझे अपनाएंगे? ये सब सोचकर गौरी रोने लगती है। वही रुद्र को गौरी का उसे ऐसे छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र घर में सोफे में बैठा गौरी की हरकतों को याद कर गुस्से में जल रहा था। रुद्र पानी पीने के लिए ग्लास उठता है और फिर उसी ग्लास को हाथ से दबाकर तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ में कांच के कुछ टुकड़े गाड़ जाते हैं और खून निकल रहा था। रुद्र अपने हाथ की चोट को देख बोला, गौरी आखिर कब तक तुम मुझसे भागोगी? तुमको आना तो मेरे ही पास है। इतना बोल रुद्र अपने बचपन की एक बात को याद कराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पास में जब कुशाग्र 4 साल का था, तब पार्थ की मां, जिनका नाम पलावी है, और उन्होंने रुद्र को देखा जो एक समझदार बच्चे की तरह अपनी मां की हर बात को मान रहा था। पल्लवी जी रुद्र से इम्प्रेस हो जाती हैं और वो रुद्र के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसकी शादी तुमसे करा दूंगी। और रुद्र को देखते हुए बोली, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? क्योंकि मुझे भी तुम्हारे जैसे प्यार सा बेटा चाहिए। उनकी बातों को सुन रुद्र कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहां से अंदर चला जाता है। तभी रुद्र की मां, जिनका नाम रश्मि सिंह राठौड़ था, हंसते हुए बोली, वो अभी बच्चा है, उसे क्या पता शादी क्या होती है। पल्लवी जी सोचते हुए बोली, मुझ डर है कहीं कोई मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा ना दे, इसलिए उसे एक सही इंसान के पास रखना चाहती हूँ। ये सब रुद्र दूर खड़े सुन रहा था। अब प्रेजेंट में आते हैं। ये सब याद कर रुद्र अपनी आंखें खोल बोला, तुमने जन्म से पहले ही अपनी किस्मत पर मेरा नाम लिखवा लिया था, इसलिए अब तुमको मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। ये सब बोल रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ अब सरिता, सोनिया और महेंद्र जी बाहर से आ जाते हैं और पाने रूम जाकर रेस्ट करते हैं। गौरी भी अपने रूम में रहती हैं। उसकी हिम्मत ही नहीं थी सबके समाने जाने की। इस तरह से आज दिन बीत जाता है। अगली सुबह गौरी तैयार होकर जल्दी जल्दी घर के काम कर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। गौरी क्लास में आती है। तनु गौरी को देख दौड़कर गौरी के पास आती है और उसके गले लग रोते हुए बोली, गौरी आखिरकार तुम आ गई। मैंने तुमको बहुत याद किया। मुझे तो कॉलेज आने का मन नहीं करता था, पर मुझे लगा तुम किसी दिन आ सकती हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आती थी। रोते हुए गौरी से दूर होती है और बोली, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तनु को रोता देख गौरी उसके आंसू को पोंछकर प्यार से बोली, अब तो मैं आ गई हूँ, अब चुप हो जाओ, मुझे तुमको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, तो सोच लो तुमको मेरी बात को सुना है या रोना है। तनु सुसुप्त हुए, तुम्हारी बातों को सुनना है। गौरी तो चलो मेरे साथ कैंट्रीन, तनु पर हमारी क्लास है। गौरी आज की एक क्लास मिस कर दो ना। तनु गौरी को घूरते हुए बोली, तुम क्लास मिस करने को बोल रही हो तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट बात है। अरे चलो चलाते हैं। इतना बोल तनु गौरी का हाथ पकड़ बाहर ले जाती है। चैप्टर 46। तनु गौरी को लेकर कैंट्रीन चली जाती है और एक कोने की टेबल को लेते हुए वहां बैठ जाती है और गौरी को देखते हुए बोली, चलो अब सब डिटेल से बताओ। इतना बोल गौरी को देखने लगती है। गौरी अभी भी सोचते हुए बैठी थी। तनु गौरी को ख्यालों में खोया देख बोली, चलो भी यार अब बता भी दो। गौरी अपने ख्यालों से बाहर आती है और एक लंबी सांस लेती है और बोली, मेरी बात को ध्यान से सुना, तुम पहली हो जिसे मैं ये सब बता रही हूँ। तनु गौरी को देखते हुए बोली, अब बता भी दो, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे किसी को बिना बताए शादी कर ली है और अब सबको बताने में डर लग रहा है। इतना बोल तनु हंस देती है। वही गौरी तनु को देखते हुए बोली, तुम सही बोल रही हो, पर ये सब तुमको कैसे पता? मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। गौरी की बातों को सुन तनु गौरी को देखते हुए, अब मजाक बंद करो और वो बात बताओ जिसको बताने के लिए तुम यहाँ आई हो। गौरी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने सच में शादी कर ली है। तनु, अच्छा तो अब ये भी बता दो किसे की है? गौरी, वो मैंने रुद्र सर से शादी कर ली है। गौरी एक सांस में बोल देती है। गौरी की बातों को सुन तनु तेज आवाज में खड़ी हो जाती है और बोली, ये बोल रही हो? गौरी तनु को शांत रहने का इशारा करती है। तनु अपने इधर उधर देखती है। सभी उसी को देख रहे थे। तनु सॉरी बोल बैठ जाती है और धीरे से बोली, तुमने सर से शादी कर ली? गौरी हाँ में सिर हिला देती है और बोली, मैंने नहीं कि उन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। ये सुन तनु खुश हो जाती है और बोली, क्या बात है? ये सब सुन अब मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब अब तुम गौरी राजपूत नहीं हो, बल्कि अब तुम गौरी रुद्र सिंह राठौड़ हो। ये बोल तनु जोर जोर से हंसने लगती है।
तनु को ऐसे हंसते देख कैंटीन में बैठे स्टूडेंट अजीब नजरों से तनु को देखते हैं। सबको ऐसे देखते देख गौरी को अजीब लग रहा था। गौरी तनु को देख थोड़े गुस्से में, अब चुप हो जाओ वरना मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगी और यहाँ से चली भी जाऊंगी। गौरी की बातों को सुन तनु शांत हो जाती है और गौरी को देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं शांत हूँ, अब तुम सब बताओ मुझे। गौरी तनु को कल की बात बताती है कि शादी कैसे हुई। तनु, यार सर कितने कूल है। गौरी, कूल नहीं है वो तो एक नंबर के शैतान है जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है। गौरी रोनी सूरत बनाकर, अब मैं क्या करूंगी। तनु गौरी को देखकर बोली, क्या करना है का क्या मतलब है, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम परेशान मत हो, वो रूथ सर है, वो सब ठीक कर देंगे। गौरी, वो सब तो ठीक है पर अभी तक मेरे परिवार में किसी को ये सब पता नहीं है और रूथ सर ने मुझे सिर्फ 4 दिनों का वक्त दिया है सबको बताने का। तनु, बता दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रूथ सर अब तुम्हारे हस्बैंड है और तुमको उनके साथ ही रहना होगा, आज नहीं तो कल तो ये सब तुम अपने परिवार को बता दो क्योंकि उनको ये सब पता चल ही जाएगा। गौरी उदास होकर, तुम सही बोल रही हो पर तुमने माँ को देखा है ना, वो कैसी है, और सोनिया दीदी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। ये सब जानने के बाद यही सब सोचकर मैं डर जाती हूँ। गौरी की बातों को सुन तनु बोल, तो तुम ठीक ही रही हो पर अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए अब ये सब मत सोचो और कोई सही समय देखकर सब बता दो और जो होगा देखा जाएगा। तनु की बातों को सुन गौरी अब कुछ नहीं बोलती है। तनु गौरी को देखते हुए बोली, अब ये सब छोड़ो और ये बता मुझे मेरे जीजू से कब मिला रही हो। तनु की बातों को सुन गौरी चिढ़ते हुई, ये तुम क्या बोल रही हो, जीजू नहीं है वो और इतना मिलने का मन है तो खुद जाकर मिल ली, वो तुम्हारे सीनियर ही है। तनु गौरी को छेड़ते हुए, मुझे जूनियर बनकर नहीं मिलना है बल्कि मुझे उनकी साली बनकर मिलना है, इसलिए तुम मुझे उनसे मिलाओगी और कोई नहीं, समझी तुम। गौरी गुस्से से तनु को घूरती है पर तनु अभी भी मुस्कुरा रही थी। गौरी, अब बस भी करो मुस्कुराना, पागल लग रही हो। तनु, यार इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का अब मेरे जीजू है, ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। हाय, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। तनु की बातों को सुन गौरी इरिटेट हो रही थी। गौरी, मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर मुस्कुराती रहो, इतना बोल उठाकर चल देती है। तनु गौरी को जाते देख ये लड़की सच में पागल है, इतना बोल गौरी के पीछे जाने लगती है। गौरी तनु को बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी, तभी चलाते हुए रुद्र से टकरा जाती है। गौरी जैसे गिराने लगाती है कि रुद्र गौरी का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे गौरी सीधा रुद्र के चेस्ट से टकरा जाती है। तभी वहां तनु आ जाती है और दोनों को ऐसे देख मुस्कुरा देती है और बोली, हाय साथ में कितने प्यारे गल रहे हैं। गौरी और रुद्र एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। तभी तनु की नज़र समाने से आते प्रिंसिपल सर पर जाती है, जो घूम घूम कर कॉलेज को देख रहे थे। तनु दौड़कर गौरी और रुद्र के पास जाती है और तेज आवाज में बोली, गौरी तुम यहाँ हो। तनु की आवाज को सुन रुद्र और गौरी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। रुद्र तनु को देखता है, तनु समाने देखने का इशारा करती है। रुद्र समाने से प्रिंसिपल को आते देख कुछ नहीं बोलता है और तनु गौरी को देखते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना। अगर प्रिंसिपल ने तुम दोनों को यहाँ ऐसे घूमते देख लिए तो तुम दोनों के लिए सही नहीं होगा। तनु मुस्कुराते हुए बोली, पर आप ऐसा नहीं होने देंगे और आप हमें प्रिंसिपल सर से बचा लेंगे। तनु की बातों को सुन रुद्र तनु को घूरते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूँगा। तनु, क्योंकि मुझे पता चल गया है। रुद्र तनु को देखते हुए बोला, क्या पता चल गया तुम्हें। तनु रुद्र को देखते हुए बोली, यही कि आप अब मेरे लीगली जीजू बन गए हो और मैं आपकी साली हूँ, आपको मेरी बहुत जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तनु की बातों को सुन गौरी घूरकर तनु को देखती है, उसे तनु पर गुस्सा आ रहा था। तनु की बातों को सुन रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है, जो अपनी नजरें चुरा रही थी। रुद्र अब तनु को देख मुस्कुरा देता है और बोला, ये तुमने सही कहा, तो ठीक है, मैं तुमको बचा लूंगा, पर गौरी को कुछ टाइम के लिए मेरे पास छोड़ना होगा तुम्हें, और ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। तनु मुस्कुराते हुए बोली, आपका हुक्म सरहकों पर। गौरी तनु को घूरते हुए, ये तुम क्या बोल रही। तनु, मैंने कुछ नहीं बोला, बस जो जीजा जी बोल रहे हैं मैं तो वही कर रही हूँ। तनु की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और तनु के अपने पास कान लाने का इशारा करता है। तनु हाँ में सिर हिलाकर रुद्र के पास कान ले जाती है। रुद्र तनु के कान पर कुछ बोलता है और उसे अपनी नोट्स दे देता है।
और गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। तनु मुस्कुराते हुए कुछ भी कहो जीजू स्मार्ट तो है। गौरी अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। रूथ गौरी की बातों को इग्नोर कर उसे एक कमरे में ले जाता है। गौरी का हाथ छोड़कर गेट को अंदर से बंद कर देता है। गेट को बंद कराते देख गौरी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं और गेट क्यों बंद कर रहे हैं। रूथ पीछे मुड़कर एक नज़र गौरी को देखते हुए धीरे धीरे कदमों से गौरी के पास जाता है। रूथ के ऐसे आने से गौरी घबरा जाती है और पीछे जाने लगती है। ऐसे पीछे जाते हुए गौरी दीवार से टकरा जाती है। अब रूथ गौरी के करीब आ चुका था। गौरी रूथ को अपने इतना करीब देख बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। रूथ गौरी को देखते हुए, मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं और तुम इतना घबरा रही हो, ये गलत है। माय क्यूट वाइफी रुद्र के मुंह से वाइफ सुन गौरी रुद्र को देखने लगती है। रूथ गौरी के पास जाकर उसके माथे को चूम लेता है। रूथ के ऐसे करने से गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूथ अपने हाथ से गौरी के समाने के बालों को हल्का सा हटा देता है तो देखता है गौरी ने थोड़ा सा सिंदूर लगा था पर उसे अपने बालों से छुपाए हुए थी। गौरी की मांग में सिंदूर देख रूथ के चेहरे में मुस्कान आ जाती है और फिर अपने होठों को गौरी के माथे पर रख देता है। गौरी चुपचाप खड़ी थी। रूथ गौरी को देखता है और बोला, तुमने तनु को सब बता दिया। रूथ की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें खोलती है और रूथ को देखने लगती है। रूथ अपनी उंगलियों को गौरी के गल पर चलाते हुए धीरे से बोला, सोना तुमने तनु को सब क्यों बता दिया। गौरी डरते हुए धीरे से बोली, वो तनु मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए मैंने उसे सब बताया ताकि वो मेरी हेल्प करेगी, पर वो तो ये सब सुन खुश हो रही थी और अब तो वो आपको जीजू जीजू बोलने लगी है। आप उसके ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी, वो दोबारा आपको जीजू नहीं बोलेगी। रूथ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो मेरी साली है और उसे हक है मुझे जीजू बोलने का। रूथ की बातों को सुन अब गौरी कुछ नहीं बोलती है। रूथ गौरी को चुप देख मुस्कुरा देता है। रूथ की नज़र गौरी के गुलाबी होंठ पर जाती है। रूथ गौरी के होठों पर अपनी उंगली चलाते हुए उनको ही देखे जा रहा था। रूथ के ऐसे देखने से गौरी को अजीब लग रहा था। गौरी मुझे जाना है। रूथ गौरी की बातों को इग्नोर कर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और चूमने लगता है। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और अपने दोनों हाथों से रूद्र को धक्का देने लगती है, पर वो रूद्र को हिला भी नहीं पाती है। गौरी स्ट्रगल कर रही थी। तभी गेट के बाहर गौरी को प्रिंसिपल सर की आवाज़ आ रही थी। प्रिंसिपल सर, हमें हफ्ते में 3 से 4 दिन कॉलेज की क्लास को देखना चाहिए ताकि कोई स्टूडेंट कोई शैतानी न कर सके और कोई अपनी क्लास को छोड़ उधर उधर ना घूमे और मैं खुद अब राउंड मारूंगा। प्रिंसिपल की आवाज़ सुन गौरी परेशान हो रही थी। वही रूथ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रूथ गौरी के होठ को छोड़ देता है और गौरी को देखता है जो अपनी सांसें कंट्रोल कर उसे ही घूर रही थी। गौरी के ऐसे घूरने से रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी के गल पर अपने होंठ को रख देता है और उसे चूम लेता है। रूथ गल को चूमते हुए धीरे धीरे अपने होठों को गौरी के गर्दन पर ले जाता है और चूमने लगता है। रूथ के हाथ गौरी के कमर पर धीरे धीरे चल रहे थे। गौरी धीरे से, ये आप क्या कर रहे हैं। गेट के बाहर प्रिंसिपल सर है, छोड़िए मुझे। तभी गौरी को अपने गर्दन में दर्द सा महसूस हुआ। गौरी जल्दी से अपनी मुंह में हाथ रख लेती है। रूथ गौरी की गर्दन पर अपने दांतों को गाड़ा देता है। चैप्टर 47। गौरी को दर्द हो रहा था, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही रूथ गौरी के साथ ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसे गौरी को परेशान करना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं और अब किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। गौरी अपने मुंह से होंठ हटा लेती है। रूथ अपने सर को ऊपर कर गौरी को आंखों को देखता है। गौरी के आंखों में आंसू भरे थे जो मोती की तरह चमक रहे थे, जो बहाने को तैयार थे। गौरी की आंखें बड़ी थी जो दिखाने में बहुत सुंदर थी। रूथ गौरी की आंखों में आंसुओं को देख बोला, दर्द हो रहा है। गौरी मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है। गौरी को ऐसे देख रूथ गौरी की गर्दन में जहां दांतों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे वहां रूथ अपनी जीभ को धीरे धीरे चलाने लगाता है और प्यार से चूम लेता है। रूथ के ऐसा करने से गौरी की सिहर उठी और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी की धड़कन तेज हो जाती है। गौरी की ऐसी हालत देख रूथ हल्का सा मुस्कुरा देता है और गौरी के कानों के पास जाते हुए धीरे से बोला, अब कुछ ठीक लग रहा है। गौरी आंखें बंद किए गए हमें सिर हिला देती हैं। रूथ गौर से गौरी को देखता है
और उससे थोड़ा दूर होते हुए बोला, सोना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूथ की बातों को सुन गौरी अपनी आंखें खोल रूथ को अपने से थोड़ा दूर देख सुकून की सांस लेती है और बोली, कैसी बात करनी है। रूथ एक कागज गौरी के सामने कराते हुए बोला, तुमको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तुम मुझे अच्छे से इस कागज में लिख कर दो, ताकि जब तुम मेरे घर आओ तो तुमको किसी चीज की कमी ना हो। रूथ की बातों को सुन गौरी बोली, पसंद और नापसंद ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो सब पसंद है, जो मुझे मिलता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, इसलिए ऐसी की चीज नहीं है जो मुझे पसंद हो। गौरी की बातों को सुन रूथ गौरी को देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा है तो फिर मैं भी तुमको पसंद होऊंगा, फिर तुम मुझे मना क्यों करती रहती हो। गौरी रूथ की बातों को सुन कुछ नहीं बोलती है और इधर उधर देखने लगती है। रूथ गौरी को ऐसे करते देख टेढ़ी स्माइल कर देता है और बोला, सुनो मेरी बात, जैसे तुमको चॉकलेट केक पसंद है या वानिला केक। गौरी नजरें नीचे कर बोली, मैंने दोनों ही नहीं खाए हैं, तो मैं कैसे बताऊं कि मुझे इन दोनों में कौन सा पसंद है। गौरी की बातों को सुन रूथ को एक टक देख रहा था और गौरी को देखते हुए बोला, तुमने आज तक केक नहीं खाया है। गौरी ना में सिर हिला देती है। रूथ फिर तुमने क्या क्या खाया है। गौरी मुझे पता नहीं है, वैसे भी मुझे ये सब चीजें मना है क्योंकि बाहर की चीजों को खाने से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। एक मैंने बाहर का पिज्जा खाया था तो मुझे 2 दिन तक एडमिट होना पड़ा और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि कौन सा केक अच्छा है और कौन सा नहीं। गौरी की बातों को सुन रुद्र कुछ नहीं बोलता है और कागज को वापस अपनी जेब पर रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम चाहो और तुमको मिले ना। इतना बोल गौरी के माथे को चूम कर उसे लेकर कमरे के बाहर आ जाता है। गौरी रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे जाना है। गौरी का ऐसे हाथ छुड़ाना रुद्र को अच्छा नहीं लगता है, पर वो अभी कोई लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए रुद्र खुद को नॉर्मल कर बोले, मेरे साथ चलो। गौरी, नहीं, रहने दीजिए, मुझे तनु के पास जाना, आप इतना बता दीजिए कि आपने तनु को कहाँ भेजा है। रुद्र, तनु लाइब्रेरी गई है और मैं भी वही जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गौरी, पर अगर हम आपके साथ गए तो सब हमें घूर कर देखेंगे और सब यूँ घूरना हमें अच्छा नहीं लगता। रुद्र, तो इसमें गलत क्या है, देखते हैं तो देखने दो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गौरी, पर हमें ये सब गलत लगता है और अभी के लिए हमें ये सब नहीं चाहिए। रुद्र, तो लोगों के डर से मैं तुमको यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊँ। गौरी, हाँ, मुझे छोड़ दीजिए, ये कॉलेज है, मैं यहाँ गुम नहीं जाऊंगी। गौरी की बातों को सुन अब रुद्र का चेहरा सख्त हो जाता है और वो घूर कर गौरी को देखता है। रुद्र के ऐसे देखने से गौरी डर जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रुद्र जैसे कुछ बोलने वाला था कि तभी पीछे से पार्थ और तनु आते हैं। तनु मुस्कुराते हुए बोली, गौरी, मैं आ गई। तनु की आवाज को सुन गौरी की सांस में सांस आती है और पार्थ मुस्कुराते हुए गौरी के पास आता है और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम डरी सहमी क्यों खड़ी हो। गौरी हल्का सा मुस्कुरा कर, ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। इतना बोल तनु का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। रुद्र गौरी को जाते हुए देख चीर जाता है और बोला, ये लड़की पागल है, इसे घर वालों का डर है, यहाँ लोगों का डर है, पता नहीं मुझसे चाहती क्या है। रुद्र की बातों को सुन पार्थ मुस्कुराकर, वो बस तुझसे अपना पीछा जुड़ना चाहती है और कुछ नहीं, इतना बोल पार्थ मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र पार्थ को घुराते हुए बोला, साले जीजा बने 24 घंटे भी हुए नहीं है और तुम मजाक अभी से करने लगे। इतना बोल पार्थ के पास जाता है। पार्थ हंसते हुए बोला, जीजा भी तुमको ही बना था ना, इसलिए अब बुरा मानने के दिन चाले गए। रुद्र पार्थ को देखते हुए बोला, और रियली, एक तो बेवकूफ बहन है तुम्हारी, ऊपर से वो स्मार्ट साले को मुझे ही झेलना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों में ज्यादा बेवकूफ कौन है। इतना बोल रुद्र कंट्रेन चला जाता है। पार्थ रुद्र को घूरते हुए देख रहा था पर आगे कुछ नहीं बोलता है। यहाँ गौरी जल्दी जल्दी चल रही थी। तनु गौरी को तेज जाते देख हफाते हुए बोली, यार गौरी, आराम से चल, हमें मैराथन की दौड़ में शामिल नहीं होना है। गौरी तनु को घुराते हुए, तुमने मुझे उनके पास अकेले क्यों छोड़ा। तनु, यार वो अब तेरे पति है, उनका तुझ पर हक बनता है। मेरे रोकने से वो रुकने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। तुझे पता है, जब तुम कॉलेज नहीं आती थी पर रूथ सर तुझे रोज ढूंढते थे और एक तुम हो जो उनको इग्नोर कर चली जाती हो। उन्होंने तुम्हारा बहुत वेट किया पर जब तुम कई दिनों तक नहीं आई तो हार मानकर वो खुद तुमसे मिलने गए।
बस एक बार तुम रुद्र सर को मौका तो दो, मुझे यकीन है तुमको उनसे प्यार हो ही जाएगा। तनु की बातों को सुन गौरी कुछ नहीं बोलती है और अब चुप थी। तनु गौरी के हाथ को पकड़ कर बोली, गौरी बस एक बार हिम्मत कर सबको सब बता तो। सब ठीक का पता नहीं पर तेरे लिए कुछ चीजें आसान जरूर हो जाएंगी, इसलिए बस एक बार मेरी बातों के बारे में जरूर सोचना। डर ठीक है पर हद से ज्यादा डरना ठीक नहीं है। तनु अब मैं चलती हूँ। इतना बोल वहां से चली जाती है। गौरी न चाहते हुए भी तनु की बातों को सोचने लगाती है और उसे कहीं न कहीं तनु की बातें सही लग रही है। गौरी यही सब सोचते हुए घर के लिए निकल जाती है। गौरी घर जाती है तो देखती है कुछ आदमी घर में बैठे हैं। उनको सभी को देख गौरी से अपने रूम चली जाती है। वो आदमी गौरी को देख गंदे तरीके से मुस्कुरा देते हैं। वो आदमी कोई और नहीं सरिता जी के भाई के बेटे थे, जिनका नाम ईशान और मोहित है, जो जब भी यहाँ आते हैं तो वो गौरी को गंदी नज़रों से देखते हैं। उनकी गंदी नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर गौरी को डर लगता है, इसलिए जब तक वो लोग घर में होते हैं गौरी अपने कमरे से नहीं निकलती है। गौरी अपने ही घर में से फिल नहीं करती है। गौरी डरी सहमी अपने कमरे के एक कोने में बैठी रहती है और एक हाथ से अपने मंगलसूत्र को पकड़े हुए थी। यहाँ मोहित हंसते हुए ईशान को देखकर बोला, भाई ये गौरी वक्त के साथ और सुंदर हो रही है। ईशान बोल, तो तू सही रहा पर अभी हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसलिए अपनी फाइलिंग पर काबू कर, बस कुछ दिन और फिर तो मजे ही मजे है। इतना बोल दोनों हंसने लगाते हैं। तभी सोनिया अंदर आते हुए बोली, ईशान मोहित तुम यहाँ? मोहित, वो बुआ ने बुलाया था गौरी की सगाई में मदद करने के लिए। सोनिया, हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ। इतना बोल अपने रूम चली जाती है। अब ईशान और मोहित अच्छे से बैठ नाश्ता कर रहे थे। यहाँ गौरी का बुरा हाल था, वो कोने में बैठे हुए कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। और अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे। गौरी सारा काम कर अपने कमरे में चली जाती है। वो तो इतना डरी रहती है कि कॉलेज जाने के लिए भी बाहर नहीं निकलती है। यहाँ रूथ गौरी को यहाँ वहाँ देखता है पर उसे गौरी कहीं नहीं मिलती है। इस तरह 2 दिन निकल जाते हैं। गौरी जब मोहित और ईशान सोते हो या घर में ना हो तो वो अपने काम में लिए कमरे से निकलती है, पर फिर अपने कमरे में ही रहती है। आज गौरी के सगाई का दिन था। गौरी को लगा था सगाई नहीं होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे लोग आ रहे थे। गौरी रो रही थी और वो बार बार सरिता जी से बोल रही थी मुझे सगाई नहीं करना है, पर सरिता जी उसकी बातों को इग्नोर कर देती हैं। यहाँ रूथ गुस्से में अपने घर के सोफे में बैठा था। पार्थ, गौरी ये सगाई कैसे कर सकती है जब उसे पता है कि उसकी शादी हो गई है? पार्थ की बातों को सुन रूथ बोला, आज रात 12 बजे तक गौरी के पास टाइम है। इसके बाद उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि मेरे बर्दाश्त की भी एक हद है और जब कोई उस हद को पार करता है तो सिर्फ कयामत आती है। इतना बोल रूथ जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगता है। रूथ को ऐसे हंसता देख पार्थ भी एक पल के लिए डर जाता है। उसे गौरी के लिए बुरा लग रहा था। यहाँ गौरी का रो रो कर बुरा हाल था। गौरी खुद को शीशे में देखती है। उसकी नज़र मंगलसूत्र और सिंदूर पर जाती है। उसे रूथ की याद आ रही थी। तभी वहाँ सरिता जी आती हैं और गौरी का हाथ पकड़ कर बोली, चलो बाहर, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। गौरी, मुझे नहीं जाना है। सरिता जी एक तमाचा कसकर गौरी को मरती है और बोली, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तो बता रही, जाना तो तुमको पड़ेगा। इतना बोल गौरी को खींचते हुए बाहर ले जाती है। सभी गौरी को देखते हैं जो सादगी में भी बहुत सुंदर लग रही थी। गौरी को लाकर सोफे में बैठा देती हैं और बोली, चलिए सगाई की रस्म शुरू करते हैं। गौरी महेंद्र जी को एक नज़र देखती है और उनके हाथ को पकड़कर धीरे से बोली, पापा मुझे ये सगाई नहीं करनी है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। गौरी की बातों को सुन महेंद्र जी अपना हाथ झटके से छुड़ा लेते हैं और बोले, अब मेहमानों के समाने बेकार की बातें ना करो। महेंद्र जी की बातों को सुन गौरी रोते हुए तेज से बोली, मुझे ये सगाई नहीं करनी है। चैप्टर 48। गौरी की आवाज़ तेज थी। सभी गौरी को ही देख रहे थे। गौरी अपनी पूरी ताकत से बोली, मुझे ये सगाई नहीं करना चाहती हूँ। सरिता जी गौरी के पास आई और नकली हंसी हंसते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? घबराने की जरूरत नहीं है, सभी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, शादी और सगाई के बारे में सोच सोच घबरा जाती हैं और ऐसे ही बोलती हैं। इतना बोल गौरी का पकड़ लेती है और मुड़ते हुए बोली, चुपचाप बैठ जाओ। गौरी को दर्द हो रहा था। गौरी अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोली, मैं ये सगाई और शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। महेंद्र जी, बस बहुत हुआ।
लोगों के सामने मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। तुमको सगाई करनी होगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, और तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकाल जाओ। महेंद्र जी की बातों को सुन गौरी शौक होकर महेंद्र जी को देखती है और बोली, इतनी नफरत क्यों पापा, मैं क्या किया है? मैं तो वही करती हूँ जो आप बोलते हैं। बस एक बार अभी मेरी बात को मना लीजिए प्लीज पापा। इतना बोल गौरी अपने हाथ को जोड़ महेंद्र जी के कदमों में बैठ जाती है और उम्मीद भरी नजरों से महेंद्र जी को देखती है। पर महेंद्र जी एक नज़र भी गौरी को नहीं देखते हैं और बोले, अगर तुमको इस घर और मुझसे रिश्ता रखना है तो तुमको ये शादी और सगाई करनी होगी, वरना आज से हमारा रिश्ता खत्म होता है और तुम इस घर की छोड़कर जा सकती हो। और सोच लो तुमको क्या करना है। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो महेंद्र जी को कैसे समझाए। तभी सरिता जी बीच में बोलते हुए बोली, गौरी बहुत समझदार लड़की है, वो आपकी बात नहीं टलेगी। और गौरी को देखते हुए बोली, क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? चलो अब टाइम निकाल रहा है। सरिता जी गौरी का हाथ पकड़ उसे खड़ी करती हैं और सगाई के लिए उसके हाथ को आगे कर देती है। सामने खड़ा लड़का जो गौरी से 6 से 7 साल बड़ा ही होगा, वो गौरी को लालची नजरों से देख रहा था। उसका देखना गौरी को अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी अपने हाथ को जोर से खींच लेती है और तेज आवाज में बोली, मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी है, और चाहे आप इसके लिए मुझे इस घर से निकाल दे, फिर भी मैं ये सगाई नहीं करूंगी। गौरी की जिद को देख अब सरिता जी को भी गुस्सा आ रहा था। सरिता जी, अच्छा अब तुमने ये सोच लिया है तो ठीक है, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम ये सगाई करोगी या नहीं? गौरी एक नज़र महेंद्र जी को देखती है जो दूसरे तरफ नजारे किए बैठे थे। गौरी, मुझे ये सगाई नहीं करना है। गौरी की बातों को सुन सरिता जी गौरी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए गेट की तरफ ले जाती है। गौरी बार बार महेंद्र जी को देख रही थी और बोल रही थी, पापा प्लीज इन्हें रोकिए, पापा प्लीज इन्हें रोकिए। पर महेंद्र जी एक नज़र भी गौरी को नहीं देखते हैं, बल्कि वो चुपचाप बैठे रहते हैं। सरिता जी गौरी को गेट के बाहर कर देती है और बोली, 2 दिन बाहर रहोगी तो समझ आ जाएगा कि जब अपना परिवार साथ छोड़ता है तो कोई नहीं होता है। इतना बोल गेट को बंद कर लेती है। गौरी रोते हुए बोली, माँ गेट खोलिए, और गेट पर अपने हाथ को मरती है, पर कोई उसकी एक आवाज भी नहीं सुनाते हैं। सरिता जी खुश थी और मन में बोली, आखिरकार मैंने तुमको इस घर से निकाल ही दिया। इतना बोल अंदर आती है और बोली, 2 दिन बाहर रहेगी तो समझा जाएगी कि बड़े जो भी करते हैं वो इनके अच्छे के लिए करते हैं। और महेंद्र जी को देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैंने कुछ लागत किया है? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अभी गौरी को अंदर ले लूंगी। और जाने लगती है। तभी महेंद्र जी सरिता जी को देखते हुए बोले, नहीं रहने दो, तुमने जो भी किया है सही है, वैसे भी वो समय के साथ बिगड़ रही थी। इतना बोल महेंद्र जी अपने रूम चले जाते हैं। सरिता जी अब खुश हो जाती हैं, वही जिससे गौरी की सगाई होने वाली थी वो गुस्से में, ये सब क्या हो रहा है? मुझे उसी लड़की से ही सगाई और शादी करनी है। मैंने तुमको गौरी के लिए पैसे दिए हैं, मुझे किसी भी हालात में गौरी चाहिए। सरिता जी, हाँ ठीक है, बस कुछ दिन इंतजार करो, इस बार गौरी खुद तुम्हारे पास आएगी, बस तुम अभी के लिए शांत हो जाओ। लगता गुस्से में तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हूँ। मेरा नाम रंजीत सिन्हा है, मैंने उस लड़की के पीछे बहुत कुछ दांव पर लगाया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तुम्हारे खाने पर मैं अभी तक शांत था, पर अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गौरी ने मना क्यों किया? तुमने तो कहा था कि वो मना नहीं कर सकती हैं, फिर ये सब कैसे हुआ? सरिता जी सोचते हुए, ये तुमने सही कहा, हमने तीनों दिनों से गौरी पर अपनी नज़र रखे हुए है ताकि वो कॉलेज न जाए और ना किसी से मिले, फिर वो ये सब कैसे कर सकती है? कोई तो वजह है, वरना गौरी ये सब करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही सब सोचते हुए सरिता जी परेशान हो रही थी। वही गौरी बाहर बैठकर रो रही थी, उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कहाँ जाए। यही सब सोचकर गौरी अपने इधर उधर देखती है। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ लाइट जल रही थी। अब बारिश भी शुरू हो गई थी। गौरी सरिता जी को आवाज देती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। गौरी पानी में भीग रही थी। इस तरह काफी टाइम हो जाता है। अब रात और गहरी हो रही थी और गौरी की ठंड से कांप रही थी, पर सरिता जी गेट नहीं खोल रही थी। अब गौरी थक कर वहीं बैठ जाती है। तभी एक बड़ी कार गेट के सामने रुकती है। कार को रुका देख गौरी कार को देखने लगती है। कार की आगे की सीट से 2 आदमी उतरते हैं। दोनों ने कोट पैंट पहने हुए
बॉडी बिल्डर लग रहे थे। दोनों ने छाता लगाया है। उनकी शक्ल दिख नहीं रही थी। दोनों दूसरे गेट पर जाते हैं और गेट को खोलकर छाता लगाकर खड़े हो जाते हैं। गेट से एक आदमी उतरता है। गौरी को उसकी छवि पहचानी पहचानी लग रही थी, पर अंधेरा और पानी गिराने से गौरी उसे पहचान नहीं पाती है। गौरी अपनी आंखें मिचकर देखने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं दिखता है। वो आदमी को देखकर लग रहा था कि वो कोई पावरफुल आदमी है। उसके अगल बगल 4 बॉडीगार्ड थे जो उसे घेरे हुए थे। गौरी उनको अपने पास आता देख डर जाती है और डर से अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। वही अब वो सभी गौरी के समाने खड़े थे। तभी एक आवाज़ आई, अब पूरी रात यही रहने का इरादा है, तुम्हारे 4 दिन पूरे हुए। जानी पहचानी आवाज़ सुन गौरी अपना सर ऊपर करती है और गौरी से अपने समाने खड़े आदमी को देखती है और बोली, आप यहाँ। समाने खड़ा आदमी गौरी को देख मुस्कुरा देता है और बोला, रूत सिंह राठौड़ अपने वादे का पक्का है। मैंने तुमको 4 दिन दिए थे और अब 12 बज चुके हैं। इसी के साथ इस घर में तुम्हारे दिन पूरे हुए और अब से तुम मेरे घर में मेरे साथ रहोगी, मेरी बीवी की तरह। तो अब चलो चलते हैं माय क्यूट लिटिल वाइफी। इतना बोल मुस्कुराते हुए गौरी को देखता है। गौरी रुद्र को देखना खुश थी और ना ही दुखी थी। उसे आज रुद्र एक मसीहा से कम नहीं लग रहा था। गौरी एक नज़र गेट को देखती है और खड़ी हो जाती है और रुद्र को देख कर बोली, चलिए चलते हैं यहाँ से। गौरी की बातों को सुन रुद्र मुस्कुरा देता है। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। रुद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी सिर्फ उसके एक बार बोलने से यहाँ से चलने को तैयार हो गई। रुद्र जल्दी से गाड़ी का गेट खोल गौरी को बैठाने को बोलता है। रुद्र एक नज़र गार्ड्स को देखते हुए बोला, जल्दी अंदर बैठो और घर चलो, और खुद ही कार में बैठ जाता है। रुद्र एक नज़र गौरी को देखता है जो ठंड से कांप रही थी। रुद्र अपनी कोट उतर गौरी को उड़ा देता है और बोला, तुम ठीक हो? गौरी कोट से खुद को कवर करती है और बोली, मैं ठीक हूँ। रुद्र ड्राइवर को देखकर, जल्दी चलो। ड्राइवर ओके सर, और गाड़ी वहां से तेज स्पीड में चल देती है। गौरी चुपचाप बैठी थी। रुद्र लगातार गौरी को देख रहा था। गौरी को खुद पर रुद्र की नज़रों का एहसास था, पर अभी वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप बैठी रहती है। गौरी को ठंड लग रही थी, पर वो चुपचाप बैठी थी। रुद्र गौरी के हाथ को पकड़ अपने पास करता है और उसे अपने गोद में बैठाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। गौरी ड्राइवर को देख और फिर रुद्र को खुद से छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ हम अकेले नहीं हैं। रुद्र अपनी आंखों को बंद किए हुए चुप हो जाओ। रुद्र की तेज आवाज़ सुन गौरी रुद्र को देखती है जो सुकून से अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। अब गौरी भी चुपचाप रुद्र के सीने पर अपना सर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अपने दोनों हाथों से गौरी को कावर कर लेता है। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से बैठे थे। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े से वाइट बंगले के सामने रुकती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। गाड़ी के रुकने से रुद्र अपनी आंखें खोल देता है और गौरी को देखता है, जो अच्छी नींद में सो रही थी। रुद्र गौरी को गोद में उठाकर बंगले के अंदर ले जाता है। अंदर से एक महल की तरह लग रहा था। रुद्र को अंदर आते देख नौकर आकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र नौकरों के एक नज़र देखता है और बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? 8 बजे के बाद तुमको यहाँ आना मना है, ना जाओ यहाँ से। तभी एक सीनियर लेडी सामने आती है और बोली, सर आपने कहा था कि आज हमारी लेडी बॉस आ रही है, इसलिए हम सब उन्हीं का वेट कर रहे थे। सभी की नज़र रुद्र की गोद में सोई गौरी पर जाती है, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका था। सब उसे देखने की कोशिश कर रहे थे पर किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। रुद्र तेज आवाज में, आपको सभी कल मिलिएगा, आज नहीं अब सभी जा सकते हैं। रुद्र की बातों को सुन सभी उदास हो जाते हैं और निराश होकर वहां से चले जाते हैं। रुद्र गौरी को लेकर अपने रूम आ जाता है और उसे बेड पर लेटाकर गौर से देखने लगता है। गौरी के एक गाल में उंगलियों के निशान थे, जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। गौरी की आंख फूली थी, जिससे पता चल रहा था कि वो कई घंटों से लगातार रो रही थी। ये सब देख रुद्र की आंखों में गुस्सा था, पर वे अभी गौरी पर ध्यान देना चाहता था, इसलिए वो खुद को शांत करता है और बोला, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम एक बार में मेरे साथ आने को मान गई? कुछ तो बड़ी बात है जो मुझे जाना जरूरी है। यही सब रुद्र सोच रहा था, तभी उसके फोन की रिंग बजती है। आवाज तेज होने से गौरी की नींद खुल जाती है। वही रुद्र फोन को देखता है, पार्थ का कॉल आ रहा था। रुद्र कॉल को काट देता है और बोला, इसके कोई काम नहीं है, जब देखो मुझे ही कॉल करता रहता है।
गौरी अपनी आंखें खोल इधर उधर देखती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है और बोली, मैं कहाँ हूँ? चैप्टर 49। गौरी की आवाज को सुन रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, तुम मेरे घर में मेरे साथ हो और अब से ये घर तुम्हारा भी है, इसलिए ये बेकार के क्वेश्चन तो पूछो ही मत। रुद्र की आवाज को सुन गौरी रुद्र को देखती है पर बोलती कुछ नहीं है। रुद्र गौरी को देखकर, तुम कपड़े चेंज कर लो फिर खाना खाने चलाते हैं। गौरी नजारे नीचे कर धीरे से बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है। रुद्र, किसने कहा यहाँ तुम्हारे लिए कपड़े नहीं है? गौरी कुछ नहीं बोलती है। रुद्र जाकर अलमारी को खोलता है, उसमें हर के कपड़े थे। गौरी कपड़ों को देखकर बोली, इतने सारे? रुद्र, मैंने तुमसे पूछा था तुमको क्या पसंद है, तुमने कहा तुमको सब पसंद है, इसलिए मैंने हर प्रकार के कपड़े मंगवा लिए, अब तुमको जो पहना है पहन सकती हो। गौरी शौक होकर रुद्र को देख रही थी। रुद्र, बस मिनट में नीचे आ जाओ। गौरी कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र कमरे से बाहर चला जाता है। गौरी बैग से उतरकर क्वाड के पास जाती है और कपड़ों को देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये पहली बार है जब गौरी नए कपड़े पहन रही थी, वरना वो हमेशा सोने के उतरन या जो उसे पसंद नहीं हो उनको पहनी थी। गौरी कपड़ों को ध्यान से देखती है और उनमें से सिंपल कुर्ती और पटियाला सलवार निकालकर बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में गौरी कपड़े चेंज कर बाहर आती है और खुद को शीशे में देखती है। गौरी अपने बालों को टॉवल से पोंछकर सूखती है, तभी उसके पेट से आवाज आने लगाती है। गौरी अपने पेट पर हाथ रख बोली, मैंने तो आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मुझे भूख लगी है। इतना बोल गेट को देखती है और धीरे धीरे कदमों से कमरे के बाहर जाती है। गौरी को पता ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, इसलिए वो इधर उधर देख रही थी। इतने बड़े घर में गौरी को डर भी लग रहा था। गौरी धीरे धीरे चल रही थी, तभी उसे सीढ़ी देखी और वो सीढ़ी से उतारते हुए नीचे जाती है। तभी उसे हॉल में बैठा रुद्र दिखा जो अपने फोन पर कुछ देख रहा था। गौरी दौड़कर नीचे उतरने लगती है। गौरी पायल पहने हुई थी, दौड़ने से उसके पायल की आवाज तेज थी। पायल की छन छन सुन रुद्र गौरी की तरफ देखता है, जो सिंपल सूट पहने थी, बालों को खुला छोड़ रखा था। सादगी में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। रुद्र तो बस गौरी को ही देख रहा था और के पायल की आवाज रुद्र की धड़कनों को बढ़ा रही थी। गौरी रुद्र के पास आती है और धीरे से बोली, क्या हुआ है आपको, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? गौरी की बातों को सुन रुद्र होश में आता है और बोला, ये तुम्हारी पायल कितना शोर करती है, इनको उतर दो, मुझे शोर पसंद नहीं है। रुद्र की आवाज थोड़ा तेज थी, किसे सुन गौरी घबरा जाती है और नजारे नीचे कर हाँ में सिर हिला देती है। गौरी के ऐसे खड़ा देख रुद्र, अब क्या हुआ, चलो खाना खाते हैं, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो मेरे साथ। इतना बोल रुद्र चल देता है और अब गौरी भी धीरे धीरे कदमों में रुद्र के पीछे चल देती है। रुद्र जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। गौरी को देख, तुम मेरे पास बैठो। गौरी जाकर रुद्र के बगल की सीट में बैठ जाती है। रुद्र, क्या खाना है? गौरी, कुछ भी, मैं खा लूंगी। रुद्र गौरी की बातों को सुन उसे घूर कर देखता है, पर अभी वो कुछ नहीं बोलना चाहता था। रुद्र गौरी की थाली में खाना डालता है और फिर अपनी थाली में डालता है और बोला, चलो खाते हैं। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। गौरी को बहुत भूख लगी थी, वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। गौरी को जल्दी खाते देख रुद्र, आराम से खाओ, खाना अटक जाएगा। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और थोड़ा धीमे धीमे खाने लगती है। इस तरह दोनों खाना खाते हैं। बहुत दिनों बाद गौरी ने भरपेट खाना खाया था, वो भी इतना अच्छा। रुद्र, चलो सोने चलाते हैं। रुद्र की बातों को सुन गौरी कुछ बोलती उससे पहले रुद्र गौरी को गोद में उठा लेता है और उसे अपने रूम ले जाने लगता है। गौरी रुद्र को देखती है पर वो कुछ नहीं बोलती है। रुद्र गौरी को लाकर बेड में लेटा देता है और बोला, क्या हुआ, तुम इतना घबराई क्यों हो? रुद्र की बातों को सुन गौरी इधर उधर देखने लगती है और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुद्र गौरी को देख मुस्कुरा देता है और बोला, तुम परेशान मत हो, अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ वक्त तुमको देना चाहता हूँ ये सब एक्सेप्ट करने के लिए, और जिस दिन तुम हमारे रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करेगी उसी दिन मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ूंगा और तब तक के लिए हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लाइफ को एंजॉय करेंगे। वैसे भी मुझे तुमको परेशान करने में मजा आता है। रुद्र की बातों को सुन गौरी शौक होकर रुद्र को ही देखे जा रही थी। रुद्र गौरी के पास जाता है और धीरे धीरे उसे करीब जाता है। गौरी पीछे की तरफ जाती है और बेड में लेट जाती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रुद्र बिना कुछ बोले गौरी के होठों पर अपने होठ को रख देता है और उसे किस करने लगता है।
गौरी खुद को छुड़ाने के लिए रुद्र को अपने हाथों से धक्का देती है, पर वो रुद्र को हिला भी नहीं पाती है। रुद्र गौरी के हाथों को पकड़कर दूर करता है और उसे किस करने लगता है। गौरी स्ट्रगल करके थक चुकी थी, इसलिए अब वो शांत हो जाती है और चुपचाप लेटी रहती है। गौरी को शांत देख रुद्र अब पैशनेट किस गौरी को करता है। अब गौरी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गौरी की आंखों से आंसू निकाल जाते हैं। रुद्र गौरी को छोड़ देता है। गौरी लंबी लंबी सांस लेने लगती है। रुद्र गौरी को देख टेढ़ी स्माइल करता है और अपने चेहरे को गौरी के गर्दन पर डाल देता है। गौरी अभी भी अपनी सांसों को काबू करने में लगी थी। रुद्र गौरी के कान के पास अपने होठों के ले जाता है और बोला, सोना आज तुम्हारी सगाई थी। रुद्र की बातों को सुन गौरी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। रुद्र कोल्ड वॉइस में बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बोल गौरी के कान में अपने दांतों को गाड़ा देता है, जिससे गौरी की आह निकल जाती है। गौरी की आवाज सुन रुद्र अपना सर ऊपर कर गौरी को देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है? गौरी की आंखों में आंसू थे और रुद्र की आंखों को देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र गौरी को देख शैतानी स्माइल करते हुए बोला, ऐसा ही दर्द मुझे भी हुआ था जब मैंने ये बात सुनी थी। तो अब जल्दी से बताओ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस वक्त रुद्र की आंखों में गुस्सा था, जिसे वो गौरी डर जाती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, वो माँ ने कहा था कि वो ये सगाई और शादी रुकवा देंगी अगर मैं उनकी हर बात मानूंगी, और मैंने वैसा ही किया। माँ ने जो जो कहा मैंने वही किया, पर अचानक माँ ने अपना फैसला बदल लिया और जब मुझे ये बात पता चली मैंने माँ से बात की, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। रुद्र, तो तुम मेरे पास आती। गौरी वो घर में इतना बोल गौरी चुप हो जाती है और अपनी नज़ारे नीचे कर लेती है। रुद्र गौरी को घूरते हुए, घर में क्या? गौरी, वो मैं माँ के भाई के बेटे आए थे जो मुझे हमेशा अजीब नज़रों से देखते हैं। उनकी नज़रों से बचाने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और मैं जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती वो लोग हॉल में बैठ जाते थे और उस वक्त हॉल में कोई नहीं रहता था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो मैं आपको कैसे बताती? रुद्र, तुमने मोबाइल क्यों नहीं खरीदा? गौरी, वो मैं अभी छोटी थी ना, तो पापा जी ने कहा था कि मोबाइल लेने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए उन्होंने मना किया था मोबाइल लेने से, इसलिए मैंने भी कहीं नहीं मांगा, जरूरत ही नहीं थी। रुद्र गौरी को देखता और बोला, तुम अभी बहुत मासूम हो, इसलिए मुझे तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखना होगा। गौरी कुछ नहीं बोलती है। रुद्र गौरी की आंखों में देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता है और गौरी की गर्दन पर अपना सर डालकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र के ऐसा करने से गौरी को अजीब महसूस हो रहा था। ये सब गौरी के लिए नया था, उसे समझा ही नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। गौरी रुद्र को अपने ऊपर से उठने लगती है। तभी रुद्र धीमी आवाज में बोला, सो जाओ। सोना, तुम आज बहुत थक गई हो। रुद्र की आवाज अट्रैक्टिव थी। गौरी अब शांत हो जाती है। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए गौरी को अपने इतना करीब पाकर सुकून महसूस कर रहा था। वही गौरी भी आज जो हुआ वो सब भूलकर रुद्र की बाहों में खुद को सेफ फील कर रही थी और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह गौरी की नींद खुल जाती है। खुद के ऊपर भर महसूस कर गौरी अपने बगल में रुद्र को देख उठने को कोशिश करती है, पर गौरी हिल भी नहीं पाती है। गौरी कितने भरी है ये, अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें उठाऊं? गौरी घूरकर रुद्र को देखती है, पर रुद्र का चेहरा गौरी की गर्दन में छुपा था, सिर्फ उसके बाल उसे दिख रहे थे। गौरी, इतनी देर तक कौन सोता है? मुझे उठा है, अब मैं क्या करूं? यही सब सोचकर परेशान हो रही थी। गौरी उठाने के लिए हिल रही थी, जिससे रुद्र की आंखें खुल जाती है और वो सर ऊपर कर गौरी को देखता है, जो उठाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रुद्र गौरी को देखकर, तुम ये क्या कर रही हो? रुद्र की आवाज को सुन गौरी चौंक जाती है और रुद्र को देखते हुए बोली, मुझे उठना था और आप मेरे ऊपर लेटे हैं, प्लीज उठिए ना। गौरी बेचारा सा मुंह बनाकर बहुत प्यार से बोल रही थी। गौरी को ऐसे देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जो अगले पल चली भी जाती है। रुद्र सख्त आवाज में, कितना टाइम हुआ है? गौरी सामने लगी गाड़ी को देखते हुए बोली, 6:30 हुए हैं। रुद्र, इतना जल्दी उठाने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर और सो जाओ। नहीं, मैं अब नहीं सो सकती हूँ, मेरे उठाने का टाइम हो गया, आप सो जाए, बस मुझे छोड़ दीजिए। रुद्र, पर मुझे और सोना है, तुम्हारे साथ कई दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है, प्लीज थोड़ी देर और मेरे साथ लेटी रहो। गौरी जैसे कुछ बोलती उससे पहले रुद्र गौरी के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और बोला, सोना मान जाओ ना, बस थोड़ी देर।
रुद्र के इतने प्यार से बोलने पर गौरी कुछ नहीं बोलती है और हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र मुस्कुरा देता है और फिर गौरी के सीने पर अपने सर को रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। गौरी एक नज़र रुद्र को देखती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। गौरी का मन नहीं था, पर रुद्र ने इतने प्यार से बोला कि गौरी उसे मना ही नहीं कर पाई। वो हमेशा रुद्र से दूर रहना चाहती है, पर रुद्र वो पहला इंसान है जिसके साथ गौरी खुद को सेफ फील करती है। चैप्टर 50। अब काफी समय हो जाता है, पर गौरी की नींद नहीं आ रही थी। वो रुद्र को उठाना चाहती थी, पर रुद्र है जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। गौरी धीरे से बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है और अब मेरी पूजा का भी समय हो गया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। गौरी अपनी बातों को बोल रुद्र को देखती है, पर रुद्र कुछ नहीं बोलता है। गौरी रुद्र के बोलने का वेट करती है। 10 मिनट ही जाते हैं, रुद्र फिर भी कुछ नहीं बोलता है। अब गौरी शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तभी रुद्र अपनी आंखें खोले बिना गौरी से थोड़ा दूर होते हुए उसे छोड़ देता है और बोला, जाओ। इतना बोल दूसरी तरफ मुंह करके अपनी आंखें बंद कर लेता गौरी एक नज़र रुद्र को देखता है और बैग से उठकर बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में गौरी तैयार होकर बाहर आ जाती है और खुद को एक नज़र शीशे में देखती है। गौरी के गीले बाल उसकी कमर तक जा रहे हैं। तभी रुद्र के फोन की रिंग। रुद्र अपनी आंख खुली आंखों से फोन को देखता है। पार्थ का नाम शो कर रहा है। रुद्र उठकर बैठ जाता है और फोन में बात करते हुए बोला, हाँ बोलो, क्यों कॉल किया है? पार्थ, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ हो तुम? रुद्र, मैं तो घर में ही हूँ और तुम भी यही घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पार्थ, हाँ ठीक है। इतना फोन को काट कर देखता है। रुद्र की बातों को सुन गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आप पार्थ भाई को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? गौरी परेशान होकर ये सब बोल रही थी। गौरी की बातों को सुन रुद्र नजरें उठाकर गौरी को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। पीली कॉलर की जॉर्जेट साड़ी पहन हुए, बालों को खुला छोड़ माथे में बिंदी, गौरी बहुत सुंदर लग रही थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। रुद्र तो बस गौरी को ही देखे जा रहा था। वही परेशान होकर रुद्र को देखती है और बोली, बताए ना आप भाई को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? गौरी की बातों को बिना सुने रुद्र गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे गौरी सीधा रुद्र के चेस्ट से टकरा जाती है। रुद्र गौरी की कमर को पकड़ उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता है और बोला, सोना, पार्थ तुमसे मिलाने के लिए बहुत परेशान था और मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुमको उससे मिलाऊंगा, इसलिए मैंने उसे बुला लिया। गौरी अपनी आंखें बड़ी कर रुद्र को देखते हुए बोली, मुझसे मिलने के लिए परेशान है? पर क्यों? रुद्र भी तुमको अपनी बहन मानता है और 3 दिनों से उसने तुमको देखा नहीं और वो तुमको अपनी माँ से मिलना चाहता है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहता है। क्या तुम उनसे मिलोगी? रुद्र की बातों को सुन गौरी घबराते हुए रुद्र को देखकर बोली, पर मुझे लोगों से मिलाने में डर लगता है और मैं उनसे मिलकर क्या बोलूंगी? मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। रुद्र गौरी को गालों कर अपनी उंगलियों को चलाते हुए प्यार से बोला, सोना, उनकी तबीयत खराब है और पार्थ उनके लिए बहुत परेशान है। क्या तुम थोड़ी देर उनके साथ रहकर उनका ध्यान नहीं रख सकती हो? पार्थ के लिए ये सब आसान नहीं है। रुद्र की बातों को सुन गौरी, अच्छा ठीक, मैं चलूंगी। गौरी की हाँ सुन रुद्र मुस्कुरा देता है और बोला, चलो नाश्ता कर काले चलते हैं, फिर वहां से हम पार्थ के घर चलेंगे। गौरी हाँ में सिर हिला देती है। रुद्र गौरी के गाल में किस कर लेता है और बोला, तुम नीचे चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गौरी हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से रुद्र की गोद से उठ जाती है और नीचे की तरफ भाग जाती है। रुद्र गौरी को ऐसे भागते देख मुस्कुरा देता है और बाथरूम चला जाता है। गौरी नीचे जाती है। हॉल पर 2 सर्वेंट थे जो अपना काम कर रहे थे। गौरी जाकर एक जगह खड़ी हो जाती है और सर्वेंट को देखने लगाती है। गौरी को खुद को ऐसे देखते देख सर्वेंट गौरी के पास आती है और बोली, मैम आपको कुछ चाहिए? गौरी हाँ में सर हिला देती है। सर्वेंट गौरी को देख मुस्कुरा देती है। उसे गौरी बहुत प्यारी लग रही थी। सर्वेंट धीरे से, क्या चाहिए? गौरी, यहाँ मंदिर कहाँ है? मुझे पूजा करनी है। गौरी की बातों को सुन सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं और कांपती आवाज में बोले, सॉरी मैम, हमें नहीं पता है, आप सर से ही पूछ लीजिए। इतना बोल सर्वेंट वहां से चली जाती है। गौरी को ये सब अजीब लगता है, पर वो अब कुछ नहीं बोलती है। वही चुपचाप सोफे में बैठ जाती है। थोड़ी देर में रुद्र नीचे आता है और गौरी को सोफे में बैठा देख बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? चलो नाश्ता करते हैं। गौरी खड़ी होकर, नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है।
रुद्र गौरी को अजीब नजरों से देखते हुए, पर क्यों ना ही करना है। गौरी, मैं बिना पूजा किए नाश्ता नहीं करती हूँ, और आपके यहाँ तो मंदिर ही नहीं है, इसलिए पहले मैं मंदिर जाकर पूजा करूंगी, फिर कुछ खाऊंगी। रुद्र, पर तुमसे किसने कहा कि यहाँ मंदिर नहीं है? गौरी रुद्र को देखकर कहा है। रुद्र सामाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ है। सामाने लाला कलर का पर्दा था। गौरी, वहाँ तो पर्दा है और कुछ नहीं। रुद्र, पर्दे के पीछे मंदिर है। रुद्र की बातों को सुन गौरी खुश हो जाती है और दौड़ कर जाती है। पर्दे को हटा देती है तो देखती है शिवजी पार्वती जी की बड़ी मूर्ति थी, जिसे देख गौरी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करने लगती है। वही सर्वेंट ये सब देख शॉक में थे और रुद्र इमोशनलेस होकर गौरी को देख रहा था। रुद्र के चेहरे को देख पता ही नहीं चल रहा था कि वो अभी क्या सोच रहा है। सभी सर्वेंट कभी रुद्र को देखते तो कभी गौरी को देख रहे थे, जो अपने आप में ही बिजी थी। गौरी पूजा घर को साफ करती है और फिर अच्छे से पूजा करती है। रुद्र चुपचाप खड़ा सिर्फ गौरी को ही देख रहा था। गौरी पूजा कर हाथ में आरती की थाली यहाँ वहाँ घुमती है और धीरे धीरे कदमों से रुद्र के पास आती है और आरती की थाली को रुद्र के सामने करते हुए बोली, आरती ले लीजिए। रुद्र कुछ नहीं बोलता है और गौरी को देख रहा था। वहीं अब सभी सर्वेंट डरे खड़े थे, उनको गौरी के लिए बुरा लग रहा था। रुद्र गौरी को देखते हुए बोला, मेरे हाथ खाली नहीं है, इसलिए रहने दो। इतना बोल वहां से जाने लगता है। रुद्र को जाता देख सर्वेंट राहत की सांस लेते हैं। तभी गौरी रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र पीछे मुड़कर गौरी को देखता है। गौरी, आरती ले बिना जाना अच्छी बात नहीं है। इतना बोल रुद्र के पास जाती है। रुद्र अभी भी शांत खड़ा गौरी को देख रहा था। गौरी दिया के समाने अपने हाथ को घुमती है और लेकर कर रुद्र के माथे में फेर देती है। गौरी के ऐसा करने से रुद्र की आंखें बंद हो जाती है। गौरी रुद्र को आरती देने के बाद वहां से जाने लगाती है और बाकी सभी को आरती देती है। वहीं रुद्र अपनी आंखें खोल गौरी को देख रहा था। सभी को आरती देने के बाद गौरी बोली, चलिए खाना खाते हैं। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोला, हाँ चलो। जैसे दोनों खाने के लिए बैठते हैं कि तभी पार्थ अंदर आते हुए बोला, मैं आ गया। पार्थ की आवाज सुन रुद्र और गौरी पार्थ को देखते हैं। पार्थ अपने समाने गौरी को देख मुस्कुरा देता है और बोला, गौरी तुम आ गई। गौरी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। पार्थ, गौरी कैसी हो तुम? गौरी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पार्थ, मैं भी ठीक हूँ। गौरी, चलिए हमारी साथ नाश्ता कर लीजिए। पार्थ, मुझे भूख नहीं है, पर तुम बोल रही हो इसलिए थोड़ा सा खा लूंगा। गौरी, हाँ तो चलिए। रुद्र अपने बगल की सीट गौरी के लिए रखता है, पर गौरी पार्थ से बातें करते हुए जाकर उसी के बगल में बैठ जाती है। रुद्र घूरकर गौरी को देखता है, पर गौरी तो अपने बातों पर मग्न थी। रुद्र अब पार्थ को घूरता है, जो रुद्र को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और आंखों से रुद्र को देखते हुए मन में बोला, भाई तेरी ही बीवी है, इतना घूरने की क्या जरूरत है? पार्थ के इशारे को समझा रुद्र खा जाने वाली नजरों से पार्थ को देखता है, जिसे देख पार्थ रुद्र को इग्नोर कर गौरी से बात करने लगता है। रुद्र अब चुपचाप नाश्ता करने लगता है। वहीं गौरी और पार्थ एक दूसरे से बात कर रहे थे। रुद्र गौरी को घूरते हुए बोला, क्या ये वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले बोल मेरे सामने दरी से हमी खड़ी थी? मेरे सामने तो ऐसे चुप रहती है कि जैसी इसके मुंह में जबान ही नहीं है, और अब देखो कैसी कांची की तरह बातें कर रही है। यही सब सोचते हुए रुद्र अपना खाना खत्म करता है और गौरी को देखकर बोला, कॉलेज चलना है आज? गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रुद्र, वो क्या है, कॉलेज चलने का वक्त हो गया है। पर तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही है, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। रुद्र की बातों को सुन गौरी और पार्थ कुछ नहीं बोलते हैं और जल्दी से अपना खाना खत्म करते हैं। गौरी, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना बोल एक नज़र रुद्र को देखते हैं और ऊपर चली जाती है। रुद्र गौरी को जाते हुए घूरता है। पार्थ रुद्र के पास आकर उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, थोड़ा गुस्से में दिख रहा है? पार्थ की बातों को सुन रुद्र पार्थ को घूरते हुए बोला, थोड़ा सोच समझाकर बोलो, मैं अब तुम्हारा दोस्त बस नहीं हूँ, रिश्ते में तुम्हारा जीजा हूँ, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। रुद्र की बातों को सुन पार्थ कंधे से हाथ लेता है। पार्थ को हाथ हटाता देख रुद्र मुस्कुरा देता है। तभी पार्थ रुद्र को कसकर गले लगा लेता है। रुद्र चिढ़ते हुए, दूर हटो। पार्थ हंसने हुए रुद्र से अलग होता है और बोला, तुम पता नहीं है तो बता देता हूँ, जिसकी बहन अंदर होती है उसका भाई सिकंदर होता है, इसलिए मुझे तो धमकी देने की सोचना भी नहीं। पार्थ की बातों को सुन रुद्र पार्थ को घूर कर देता है, पर अब कुछ भी नहीं बोलता है।
और जाकर सोफे में बैठकर गौरी का इंतजार करने लगता है। पार्थ भी रुद्र के बगल में बैठकर थोड़े सीरियस होकर बोला, तुमने गौरी को माँ से मिलने के लिए बात की और उसमें क्या बोला? रुद्र, हम कॉलेज के बाद तुम्हारे ही घर चलने वाले हैं, इसलिए परेशान मत हो। रुद्र की बातों को सुन पार्थ खुश हो जाता है और रुद्र को गले लगाते हुए, थैंक यू यार। पार्थ को खुश देख रुद्र मुस्कुरा देता है। अब गौरी भी नीचे आ जाती है और बोली, मैं आ गई, चलिए चलते हैं। पार्थ और रुद्र खड़े होकर हाँ चलो, और अब तीनों वहां से निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। गौरी को रुद्र और पार्थ के साथ कॉलेज जाने में डर लग रहा था। उसे डर था सभी उसे उनके साथ देखकर पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। गौरी रुद्र को देखते हुए बोली, आप मुझे कॉलेज के थोड़ा पहले उतार दीजिएगा। गौरी की बातों को सुन रुद्र गौरी को घूरते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।